हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी, है ना। अभी हर रोज ये मजा नहीं आता है बोलने का, हम सीधे पॉइंट के ऊपर आते हैं, है ना। थोड़ा आवाज नहीं आएगा, सिर्फ मेरा ही आवाज आएगा क्योंकि ये सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है ना। ये दूसरी कोई चैनल नहीं है जहां पे बैकग्राउंड पे वॉइस आता रहेगा, ठीक है ना। ये इजी क्वेश्चन है, बनता नहीं है मेरा पढ़ाना, बट क्या करें, अभी ऑफलाइन मोड में होते तो बच्चों को बोल देते घर से कर लेना। इसका मतलब क्या, बिल्कुल भी आईएमपी नहीं है, ये 1 स्टार क्वेश्चन है। ऐसे 1 स्टार आया ना, उसको मतलब बाईपास कर देने का। द इवेंट्स A1 एंड A2 ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब आपको सिग्मा सर ने क्या पढ़ाया था? सिग्मा सर ने आपको यह बताया था रैंडम एक्सपेरिमेंट उसको बोलते हैं जिसके फेवरेबल आउटकम, टोटल फेवरेबल आउटकम्स आपको पता है, ठीक है ना, सही है ना। लेकिन आपको ये नहीं पता है, कि क्या आएगा, ठीक है ना। और ये बता दूं, ये इन लोग है ना ऐसे जब बुक छाप रहे थे ना, उसको बोल्ड करना भूल गए, इसलिए आपको लगता है दिस इज अ पार्ट ऑफ योर आंसर, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। ये इधर तक क्वेश्चन है, ठीक है। आपको फाइंड द सेट शोइंग यूनियन A1 यूनियन A2। देखो कभी कभी क्या होगा, जब मैं लेक्चर ले रहा हूं तो मतलब 1.5 घंटे का लेक्चर होता है, कभी कभी सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग बना रहा हूं, कभी कभी मैं लेट इवनिंग बना रहा हूं, रात को 12 बजे तक वीडियो बनाता हूं। तो ये जैसे मेरे को दिख रहा है A1 यूनियन A2 दिख रहा है मेरे को, कभी कभी A इंटरसेक्शन A2 दिख रहा है, लेकिन एक वीडियो में एक आध दो जगह पे गलती से मैं इसको मतलब इंटरसेक्शन बोल जाऊंगा। आई नो वेरी वेल, है ना, समझ रहे हो। पूरे दिन हमारा काम है बुक से जुड़े रहना, सुबह से शाम तक लेक्चर चलते हैं। अभी यहाँ पे मैं एडिट नहीं करता हूँ वीडियोस को, जैसे बनते सीधे अपलोड हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। ऐसे नीचे मत नहीं लिखने का सर, वो वहां पे इस मिनट पे इस सेकंड के ऊपर वो इंटरसेक्शन था, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, समझ रहे हो। यो सिग्मा सर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आपको जस्ट चिल अच्छा लगता है कि वो दूसरा भगवान का सॉन्ग लेके आऊं, नीचे कमेंट में लिख देना। A1 इंटरसेक्शन A2 और आपको A1 देखो अभी गलती हो गई, है ना। मेरे हिसाब से ये गलती नहीं थी, ये मैंने डेलिबरेटली किया था, है ना। डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के, न्यू वर्ड आपको हमें जानना है A1 यूनियन A2 और A1 इंटरसेक्शन A2। कोई डाउट है? नहीं है। A1 दिया गया है x whereas s इज इक्वल टू कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि इक्वल्स टू वो नंबर दिया ही गया है, ठीक है ना। तो A1 क्या है, करली ब्रेसिस -1 1 और 0। यहां पे इसको Q1 को आगे ले लिया है, 0 को पीछे ले लिया, कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना। जिस जैसा था ऐसा ही लगा देना था, -1 0 1 लिखना था, हल्का सा टाइपोग्राफिक एरर है। इसको -1 उसके बाद में 0 आता है 1 आता है, यहां पे टाइपोग्राफिक एरर है, आपको रखना है A1। वैसे मैं भूल गया कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं और वहां पे मैं हर एक सम करता हूं, ठीक है ना। तो हमारे आंसर के लिए A1 होना चाहिए था -1 0 और 1, ठीक है, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था। देन A2 जैसा है ऐसा ही लिखना है, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए रखा है, 1 2 और 3 है, ठीक है, करली ब्रेसिस। अब आपको चाहिए A1 यूनियन A2। इस चैप्टर के लिए मैं फिलहाल आपको, भले हमारी पीपीटी रेडी है ना, जहां पे यहाँ पे तगड़ा वाला सिग्मा सर का सिंबल होता है, बराबर है, लेकिन मैं आपको जब लिमिट पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के बाद मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं लिमिट। कोई डाउट है? वहां पे मैं आपको पीपीटी से पढ़ा लूंगा। A1 यूनियन A2, व्हाट डू वी मीन बाय A1 यूनियन A2? भाई सब कुछ ले लो ना, -1 0 1 आ गया, दूसरी बार नहीं लिखने का बेटा। तो इतना इजी सम कभी कभी कराने में भी मतलब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। A1 इंटरसेक्शन A2 क्या आएगा, बोलो, जय श्री राम। क्या आएगा? जय श्री राम बोल दिया, नंबर 1 बेटा, एक नंबर एक ही आएगा। क्यों? दोनों कॉमन है। क्या बच्चों जैसी हरकतें करते हो। एकदम इजी सम था, मेरा करवाना बनता भी नहीं था, फिर भी करवा दिया। स्क्रीनशॉट लेना, ये गलत है। गलत इसलिए क्योंकि -1 0 1 आएगा।
हम आगे बढ़ते हैं इल्यूस्ट्रेशन 10 के ऊपर। उससे पहले मैं आपको कुछ सिखा दूं, वो पेज नंबर कौन सा था? नाउ हमारा जो इल्यूस्ट्रेशन नंबर 10 है उसके लिए हमें एक्चुअली 142 नंबर, आपका टेक्स्ट बुक का 142 नंबर के पेज पे जाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत नॉलेज लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? थोड़ा बहुत नॉलेज लेना पड़ेगा। देखो व्हाट इज दैट नॉलेज इज ऑल अबाउट, समझ रहे हो? एक होता है, वैसे शायद ये चैप्टर आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो मुझे नहीं पता, लिमिट है, राइट ना? ठीक है, इसको यहां पे लिखा है क्लोज्ड इंटरवल, यहां पे लिखा है ओपन इंटरवल। ये पेन आ रहा है, सिर्फ देख लो सर का। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड इंटरवल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन इंटरवल? देखो अभी ध्यान से देखो, अगर इसको देखोगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, यानी कि जो भी है x जो है वो उसमें a भी आ जाएगा एंड लेस देन और इक्वल टू b, यानी उसमें b का भी काउंटिंग हो जाएगा। समझ रहे हो? जो x की जो भी वैल्यू है वो a भी हो सकती है और b भी हो सकती है। अगर दोनों हो सकती है ना तो ये वाला ब्रैकेट आएगा। कौन से वाला ब्रैकेट आएगा? ये वाला ब्रैकेट आएगा, जहां पे भी a भी आ सकता है b भी आ सकता है। देखो उसको क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। इफ a बिलोंग्स टू r, b बिलोंग्स टू r एंड एनी रियल नंबर एंड a इज लेस देन b, a b से छोटा होना चाहिए। ऑब्वियसली यहां से दिख रहा है ना, द रिलेशनशिप इज सच दैट a is less than b, then set of all real numbers between a and b including a and b is called a closed interval। इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड इंटरवल। जहां पे क्लोज्ड इंटरवल में a भी आ गया b भी आ गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज अ ओपन इंटरवल? जैसे कि देखो यहां पे इक्वल था दोनों जगह पे, x की ऐसी वैल्यू जहां पे a काउंट नहीं होगा b काउंट नहीं होगा, लेकिन उन दोनों के बीच की वैल्यू काउंट होगी। इसको मैं हल्के से ज्यादा थोड़ा करेक्शन मोड पे कराता हूं, ठीक है ना? जैसे कि x whereas x is greater than 10 and less than 17, ठीक है ना? वो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो x की वैल्यू यहां पे कभी भी 10 नहीं होगी, यहां पे x इज इक्वल टू 11 से, ऐसे अगर मुझे लिखना है x इज इक्वल टू, तो मुझे लिखना है 11 से लेके, यानी 10 अगर वो ब्रैकेट है ना, सॉरी, यानी 10 भी लिख लिया और 17 भी लिख लिया। इसका मतलब क्या? इस ब्रैकेट का मतलब एक्चुअली इसमें 10 काउंट ही नहीं होगा, 17 काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल है। आप समझ रहे हो? लेकिन अगर मुझे यहां पे लिखना है x whereas x is greater than और equal to 10 and less than equal to 17, सॉरी कर्ली ब्रेसिस, यहां पे मुझे इसका जो क्लोज्ड इंटरवल है वो ऐसे लिखना है 10 और 17, मतलब 10 भी आ गया, इसके बीच की संख्या आ गई। x की वैल्यू क्या है? 10 भी काउंट होगा, 17 भी काउंट होगा। यहां पे 10 काउंट नहीं होगा, यहां पे एक्चुअली 11 से लेके 16 तक की वैल्यू काउंट होगी। 10.1 10.01 भी पॉसिबल है, क्योंकि रियल नंबर्स की बात करें तो उसके अंदर सभी नंबर आ गए। 10.001 10.001 टू 16.9999 इतनी वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन परफेक्ट 10 पॉसिबल नहीं है, परफेक्ट 17 पॉसिबल नहीं है इन दिस पर्टिकुलर केस। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? ये ब्रैकेट, ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज्ड इंटरवल है, फिर क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। मुझे नहीं पता आप जहां पे भी पढ़े हो आपको ये सब चीजें पढ़ाई गई है नहीं पढ़ाई गई है, लेकिन इल्यूस्ट्रेशन 10 के लिए ये जो ब्रैकेट है वो मैं ब्रैकेट भी वहां पे बता रहा हूं, ठीक है ना? यही थी। पेज नंबर कौन सा था? पेज नंबर कौन सा? 1330। अच्छा, हम आ गए हमारे क्वेश्चन के ऊपर। देखो वन ऑफ द यूनिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए नीचे की इमेज देखनी पड़ेगी, वो हम देख लेंगे, ठीक है ना? ये यहां तक क्वेश्चन है, यहां तक क्वेश्चन है, उसके नीचे आंसर है। इल्यूस्ट्रेशन नंबर 1, इसको हम 2 स्टार देते हैं,
क्योंकि समझने के लिए थोड़ा दिक्कत करता है स्टूडेंट्स को। एक फैक्ट्री है, प्रोड्यूसेस स्क्रूज ऑफ डिफरेंट लेंथ, अलग अलग लेंथ के स्क्रू प्रोड्यूस करती है। बढ़िया है। द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ स्क्रू इज डिनोटेड, स्क्रू की जो लेंथ है उसको हमने x से डिनोट किया। चलो बढ़िया है। द इवेंट्स A1 and A2 आर डिफाइंड एज फॉलोज इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ फाइंडिंग द लेंथ ऑफ सिलेक्टेड स्क्रू। अगर आप कोई स्क्रू उठा रहे हो तो उसकी लेंथ होना A1 और A2 के हिसाब से हमने डिनोट किया है, इवेंट्स A एंड इवेंट्स A2। फाइंड द इवेंट शोइंग यूनियन ऑफ A1, यूनियन लिखा है, वापस आपको बोला गया है A1 यूनियन A2 निकालो और इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन A2 निकालो। चलो ठीक है, पहले तो हम समझने की कोशिश करते कि A1 क्या है ना। देखो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये जो आपका A1 है ना, A1 ये हो सकता है कि वो 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू आ जाए। A1 क्या हो सकता है, 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू ले सकती है, लेकिन वो 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पे इक्वल नहीं है, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। उसकी लेंथ क्या हो सकती है, ये जो है x इज इक्वल टू स्क्रू की लेंथ, तो वो स्क्रू की लेंथ वो भी इन सेंटीमीटर्स, यानी वो स्क्रू की लेंथ 0.1 सेंटीमीटर हो जाए चलेगा, है ना, लेकिन 0 नहीं होगा। A1 इज द इवेंट वेयर स्क्रू का लेंथ 0.1 हो जाए वो चलेगा, 0 सेंटीमीटर नहीं होगा, वैसे 0 सेंटीमीटर होना भी नहीं चाहिए, और 0.99 सेंटीमीटर हो जाए वो चलेगा। इवेंट A ऐसा है, इवेंट में A ऐसा है जहां पे अगर हम स्क्रू की लेंथ मापने जाए तो वो 0 से 1 के बीच की हो। कैसी हो? 0 से 1 के बीच की हो, ना के 0 हो ना के 1 हो। लेकिन A2 इवेंट क्या है, A2 इवेंट क्या है, A2 इवेंट वो है जब स्क्रू की लेंथ 1/2 हो। 1/2 मतलब क्या, 0.5 हो। अब मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, उसका आंसर मुझे देना, ठीक है ना। 0.5 हो तो चलेगा और उसके साथ 2 हो तो चलेगा। क्या मैं यहां पे सही हूं? क्या मैं यहां पे सही हूं? ना, मैं यहां पे सही नहीं हूं, क्योंकि यहां पे देखो x इज ग्रेटर देन और इक्वल, x इज ग्रेटर देन और इक्वल, तो ये मेरा जो ब्रैकेट है ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था, ये क्लोज्ड है। मतलब कि A2 में 0.5 स्क्रू की साइज होगी 1/2 तो चलेगा, लेकिन 2 नहीं होनी चाहिए, 1.99 हो सकती है। तो A2 एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर स्क्रू की साइज 0.5 से होगी तो चलेगा, एकदम डॉट 0.5 होगी तो चलेगा, 1/2 सेंटीमीटर होगी तो चलेगा, 1/2 मतलब 0.5, लेकिन एग्जैक्ट 2 नहीं चाहिए, 1.99 सेंटीमीटर तक वहां पे काउंट होगी अगर आप स्क्रू उठा ले रहे हो, है ना, समझ रहे हो? ठीक है। जैसे कि ये A1 है, ये A2 है, अगर मैंने रैंडमली कोई स्क्रू उठाया और वो आया 0.6 सेंटीमीटर का, तो वो कहां पे जाएगा? तो बेटा वो 0.6 सेंटीमीटर का स्क्रू यहां पे भी जाएगा, यहां पे भी जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो इवेंट है A1 है वो 0 से लेके 1 तक की कवर करेगी। क्या करेगी? 0 से लेके 1 तक की। एट द सेम टाइम ये 0.5 से लेके A2 है वो एग्जैक्ट डॉट 1.99 तक कवर करेगी, 2 तक नहीं कवर करेगी। 0.5 भी इसमें आ जाएगा, 0.5 इसमें भी आ जाएगा। आप समझ रहे हो? तो इंटरसेक्शन जब करना है, यूनियन करना है, तो हमें क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है। नीचे वाली इमेज आपके लिए हद से ज्यादा जरूरी है। आपको पता चला ये सब क्या है? ये एक इंटरवल फॉर्म है, ठीक है ना। ये है ए यूनियन बुनियन हम करते हैं, ठीक है ना, यूनियन और इंटरसेक्शन करते हैं, बट लेकिन नीचे तक पहले देख लेते हैं। मैंने आपको बताया A1 में क्या आएगा, और इस क्वेश्चन को पहले तो इस तौर पे ही सॉल्व किया गया है, अलग क्वेश्चन है, पहले हम समझते हैं ठीक चीजों को। देखो आपको क्या बोला गया, जो A1 है ना, वो 0 से x का जो वैल्यू है 0 से लेके 1 तक का वो हासिल कर सकता है, लेकिन ऐसे उसके अंदर 0 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, यानी बेसिकली आपको उसको ऐसे लिखना है 0 to 1। तो ये A1 है, A1 में यहां पे 0, ठीक है, यहां पे 1, ये मेरा E1 है,
यहां से लेके कवर कर दिया इनके बीच की, मतलब यहां पे अगर 0.1 है, यहां पे 0.2 है, यहां पे 0.3 है, यहां पे 0.4 है और ये खुद 0.5, फिर यहां पे 0.6, 0.7, 0.8, 0.91, ये बीच की सभी वैल्यू इसमें आ जाएगी। लेकिन A1 के अंदर ना परफेक्ट 0 आएगा ना परफेक्ट 1 आएगा, कोई डाउट है नहीं है। लेकिन जो आपका A2 है, आपका A2 है, उसके लिए क्या बोला गया है, इट इज 1/2। 1/2 को मैं फिलहाल ऐसे कर लेता हूं। इसका मतलब क्या, ये वाला ब्रैकेट दिख रहा है ना, ये 1/2 की जगह मैंने 0.5 कर दिया, ठीक है ना, और 2 ऐसे आएगा। कोई डाउट है नहीं है, ये A2 है। हाँ, ये ना यूनियन है ना इंटरसेक्शन है, ये A2 है, समझ रहे हो। ये जो A2 है इधर पे दिखाया गया है, ये जो A2 बोल दिया वो यहां से शुरू होगा, कहां से, यहां से शुरू होके, लेकिन उसमें 1/2 भी आ गया, उसमें 1/2 भी आ गया पर 2 नहीं आया, 1.99 तक कवर होगा, लेकिन उसको वहां पे हाईलाइट किया। देखो अब अगर हम बेसिकली यूनियन को समझने जाए, यूनियन मतलब सब, यूनियन मतलब A1 यूनियन A2 हम समझने जाए, अगर इस इमेज को समझ रहे हो तो ये 0 है, ठीक है ना, A1 A2, तो मुझे ब्रेसिस में रखना पड़ेगा, सॉरी ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, जहां पे 0 आ गया और 2, क्या आ गया, 0 और 2। लेकिन देखो इस इमेज से क्यों पता है, यहां से यहां तक की बीच की सभी वैल्यू आ गई, जिसमें ये ब्रेसिस ये इंटरवल फॉर्म में है, आपको ब्रैकेट में लिखना है। और इंटरवल फॉर्म में क्यों है, मैंने वहां पे 142 नंबर के पेज के ऊपर बताया, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल। तो ये जो है पर्टिकुलरली ओपन इंटरवल है, जहां पे 0 भी काउंट नहीं होगा, जहां पे 2 भी काउंट नहीं होगा। अगर मैं देखने जाऊं A1 इंटरसेक्शन A2, अगर मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, क्या चाहिए, इंटरसेक्शन, तो देखो इंटरसेक्शन मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए, तो वो हमारे मैचअप हो रहे हैं यहां पे, ठीक है। और वहां पे क्या ये 1/2 काउंट होगा, यस 1/2 दोनों में आ जाएगा, A1 में भी आ जाएगा, A2 में भी आ जाएगा, इसीलिए उसका यहां पे क्लोज्ड इंटरवल 1/2, ठीक है ना। और कोमा, देखो जो 1 है ना, ठीक है ना, एक में आ रहा है एक में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो एक आपका ऐसे आएगा इंटरसेक्शन। कोई डाउट है नहीं है। देखो समझो A1, जस्ट अ सेकेंड, हु इज इट, अच्छा, जब A1 इंटरसेक्शन A2 की बात कर रहे हो, मतलब दोनों काउंट हो जाने चाहिए। कैसे हो जाने चाहिए, दोनों काउंट। ये 1/2 है ना, वो दोनों में आ जाएगा, क्योंकि A1 के अंदर 0 से 1 की वैल्यू 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, याद रखना 1 नहीं आएगा, लेकिन 1/2 उसमें आ जाएगा। और अगर हम याद करें A2 के अंदर भी 1/2 आ जाएगा, इसीलिए 1/2 ऐसे ब्रैकेट के अंदर है ना, इंटरवल फॉर्म में क्लोज ब्रैकेट के अंदर है, क्लोज इंटरवल में है। और आप याद करो 1 A2 का हिस्सा है, लेकिन जो 1 है ना वो A1 का हिस्सा नहीं है, यानी 1/2 से लेके 0.99, यानी ऐसे 1 रखेंगे और ऐसा ब्रैकेट रखेंगे। यह हमारा क्वेश्चन ऐसे जाएगा। मेरे हिसाब से हमारा ये वाला पोर्शन हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। 1.1 आप घर से कर रहे हो और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको पता ना चले तो कमेंट सेक्शन में लगा देना। हम पढ़ते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहां पे कुछ चीजें हैं, मतलब उसका ध्यान रखना है, हद से ज्यादा ध्यान रखना है। ये इमेज को देखो, व्हाट इज दिस इमेज इज ऑल अबाउट, है ना, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ना है ना, तो ये इमेज को ध्यान से देखना जरूरी है, क्योंकि मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में 3 चीजें हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो 3 चीजें नहीं हो रही है तो फिर मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी दूर दूर से भूल जाओ। सबसे पहले तो वो कैसे होने चाहिए, वो इवेंट्स एग्जॉस्टिव होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, बाप रे बाप, एग्जॉस्टिव होने चाहिए। अरे एग्जॉस्टिव का स्पेलिंग मैं कैसे भूल सकता हूं, नॉनसेंस।
सीरियसली, एग्जॉस्टिव इवेंट्स होने चाहिए, समझ रहे हो, होता है कभी कभी वो ब्रेन फेड हो जाता है ना, वो इवेंट्स एग्जॉस्टिव होने चाहिए। उसके बाद में वो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। एट द सेम टाइम इक्वी प्रोबेबल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? इक्वी प्रोबेबल। अरे यार वो कम सोया हूं ना, इसलिए वो इवेंट्स इक्वी प्रोबेबल हुए हैं, तो फिर वो मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को जस्टिफाई करते हैं। देखो ये इमेज को देखो, ध्यान से देखो, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है? यस है। अगर ये तीर 3 के ऊपर आता है, मैं फिलहाल इस इमेज के ऊपर हूं, ठीक है ना, 3 के ऊपर आएगा तो वो तीर 1 के ऊपर नहीं आएगा, 2 के ऊपर नहीं आएगा, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। क्या वो एग्जॉस्टिव इवेंट है? हाँ वो एग्जॉस्टिव इवेंट है, क्योंकि 1, 2 और 3 ये तीनों को मिला के आपका सैंपल स्पेस होता है। जब ऐसा मिला के आपका सैंपल स्पेस होता है, ठीक है ना, सभी इवेंट्स को मिला के, तीनों इवेंट्स को मिला के, ठीक है ना, तो फिर वो कैसा है? एग्जॉस्टिव इवेंट है। ये हम कल ही पढ़े थे। नाउ क्या ये मैं पर्टिकुलर इस इमेज के ऊपर हूं, पर्टिकुलर इस इमेज के ऊपर हूं, व्हील ए के ऊपर हूं। क्या ये इक्वी प्रोबेबल इवेंट है? अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसको जितना पोर्शन मिल रहा है इसको भी इतना ही मिल रहा है, सबको सेम पोर्शन मिल रहा है, तो ये इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स भी है। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन की, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है उसकी सभी शर्तें ये लागू होती है यहां पे। तो यहां पे एटलीस्ट ऐसा लग रहा है कि मैथमेटिकल डेफिनेशन लागू कर सकते हो प्रोबेबिलिटी। और यहां पे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? मैं आपको आप हालांकि 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। यहां पे फेवरेबल आउटकम्स 3 है, 1, 2 और 3। तो नीचे 3 लिखेंगे, ऊपर कुछ भी आने का, जैसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 व्हेन वी, मतलब ऐसे ऐसे घुमाएंगे व्हील, तो हो जाएगा 1/3, ठीक है ना। फिर उसको हम डिनोट कर रहे हैं नीचे जाके, कोई इश्यू नहीं है। पर आपको क्या लगता है, अब इसको ध्यान से देखो, क्या आपको लगता है कि ये जो मैथमेटिकल डेफिनेशन मैंने आपको बताया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, चलो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है, क्योंकि 3 पड़ेगा तो 1 नहीं आएगा, 3 पड़ेगा तो 2 नहीं आएगा, चलो ठीक है, ये है। फिर क्या एग्जॉस्टिव है? हाँ एग्जॉस्टिव भी है। तो 2 शर्तें हो गई। एक तो भाई साहब ये जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, फिर वो एग्जॉस्टिव भी है। कैसी है? एग्जॉस्टिव भी है, हो गया। पर आपको क्या लगता है ये इक्वी प्रोबेबल है? तीनों शर्तें हमें साथ में चाहिए। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को मतलब ऐसे निभाने के लिए हमें तीनों शर्तें साथ में चाहिए। एक तो वो इवेंट्स इक्वी प्रोबेबल होने चाहिए, मतलब कि हर एक इवेंट की संभावना प्रोबेबिलिटी सेम टू सेम होनी चाहिए, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, मतलब कि एक हो रहा है तो दूसरा नहीं हो रहा है, दोनों साथ में नहीं हो सकते, बराबर है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, दैट इज ओके। पर एग्जॉस्टिव भी मतलब क्या? सब कुछ मिला के सैंपल स्पेस बनना चाहिए, इनमें से कुछ साइड पे नहीं हो जाना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 3 है, फिर सैंपल स्पेस, जो सैंपल स्पेस है आपका उसके अंदर 4 भी है, वो कहीं और है, दूसरे बाजू वाले व्हील में है, तो फिर वो भी मैथमेटिकल डेफिनेशन को मतलब जस्टिफाई नहीं करेगा। समझ रहे हो आप लोग? ठीक है ना। क्या हम आगे बढ़े मैथमेटिकल डेफिनेशन के लिए? ये रहा, हमने पढ़ा लिया वो आपको, फिर भी मजा आएगा, एग्जाम में लिखने के लिए भी काम आएगा। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सपोज देयर आर टोटल n आउटकम्स इन द फाइनाइट सैंपल। फाइनाइट सैंपल होना चाहिए, वो तो वही बोला ना, 1 2 3 मतलब फाइनाइट सैंपल हो गया, समझ रहे हो। स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, आपको हमने ये भी बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। व्हिच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या? हेड गिरा तो टेल नहीं गिरेगा, टेल गिरा तो हेड नहीं गिरेगा। सबसे पहले तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, वो वहां पे 3 आया तो 2 नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा। फिर एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव मतलब का सभी मिलके सैंपल स्पेस बनाते हैं, है ना। और इक्वी प्रोबेबल मतलब क्या? सबकी प्रोबेबिलिटी आने की संभावना सेम है, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ये बताना चाहती है कि जितने भी फेवरेबल आउटकम्स है सबके आने के चांसेस इक्वल है और इक्वल है, ठीक है ना। इफ m outcomes among them are favorable for an event A, then the probability of the event A is m upon n. The probability of A is equal to m upon n. ठीक है, बढ़िया। m upon n आपने फॉर्मूला डिराइव किया, बढ़िया बात है, समझ रहे हो।
अब आपको यहां पे कुछ दिया गया है, पढ़ लेते हैं, उसमें क्या टेंशन है, कुछ ही तो है। बहुत कुछ होता तो प्रॉब्लम होती, बहुत कुछ होता तो भी प्रॉब्लम नहीं होती, टेंशन क्यों लेते हो, ठीक है ना। बोथ द नंबर्स m हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड आर इंटरजर्स, और m को n से छोटा या इक्वल होना जरूरी है। m को, जो m ऊपर लिख रहे हो ना n, ये जो m है ना m, उसको n से छोटा होना जरूरी है, सही है ना। अगर ऊपर 3 है नीचे 1 है, कैसे, मतलब नॉट पॉसिबल। तो m को n से छोटा या उससे इक्वल होना जरूरी है। इट शुड बी नोटेड हियर दैट n कैन नॉट बी 0 एंड इंफिनिटी, ना n क्योंकि फाइनाइट सैंपल है, तो n कभी इनफाइनाइट भी नहीं हो सकता और कभी 0 भी नहीं हो सकता। द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड द क्लासिकल डेफिनेशन। द assumptions ऑफ द मैथमेटिकल डेफिनेशंस आर एज फॉलोज, जो हमने बताया वही होगा, है ना। धीरे 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 से मेरी जिंदगी में आना। सॉन्ग याद नहीं कर रहा था, ये सब याद कर रहा था, क्या समझते हो। द नंबर ऑफ आउटकम्स इन अ सैंपल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज फाइनाइट, सबको पता है, फाइनाइट होने चाहिए, इनफाइनाइट है तो फिर ये सब मैथमेटिकल टूल्स कैसे अप्लाई करेंगे हम। द नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस ऑफ द जाने चाहिए, हाँ, तो फिर हमें पता था वो व्हील घुमा रहे थे तो 1 2 3 है ना। द आउटकम्स इन अ सैंपल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट्स आर इक्विप्रोबेबल, ठीक है, अब बढ़िया है। वी विल एक्सेप्ट सम ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अबाउट प्रोबेबिलिटी विदाउट एनी प्रूफ। देखो, हालांकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें होगी, वो मैंने आपको पहले ही कल वाले लेक्चर में बता दिया था, है ना, जो शायद 1.5 घंटे का है, अपलोड कर चुके हम चैनल पे, उसको मस्ट देखना, डायरेक्टली सम पे मत चले जाना, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है, एनी डाउट्स, ठीक है। यहाँ पे काफी सारी चीजें होगी, नई चीजें आएगी, मजा आएगा ये वाले पोर्शन में। द रेंज फॉर द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसको हम बोलना पसंद करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए फॉर एनी इवेंट ए इन द सैंपल स्पेस यू इज 0 to 1। मतलब क्या, हालांकि इस चीज को आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, या तो फिर वो 1 हो सकती है या 1 से कम हो सकती है, या तो फिर लेस देन और इक्वल टू 1, यानी प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से 1 की रेंज में घूमती रहेगी, ठीक है, बात खत्म। उसके बाद में फाई आ गया आपका। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलमोस्ट 0। अर्लियर वी हैव डिनोटेड एन इम्पॉसिबल इवेंट बाय फाई, हेंस प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 0। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज ऑलवेज 1। अर्लियर वी हैव डिनोटेड अ सर्टेन इवेंट बाय सैंपल स्पेस u, इसका मतलब क्या, 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट a डैश ऑफ, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ये पेज 17 नंबर का पेज है ना, 17 पे खतरा। अगर ये पेज आपको आता है तो आप प्रोबेबिलिटी के लिए लायक हो। सर आपने कल बोला था वो फॉर्मूला आता है तो आप प्रोबेबिलिटी के, वही फॉर्मूला है यहाँ पे नीचे, टेंशन मत लो, फॉर्मूलास आने चाहिए बेटा, है ना, नहीं, जस्ट चिल, वही सॉन्ग पुराना घिसा पीटा चलता है। ये भी बचपन में कर चुके हो 10th स्टैंडर्ड में। प्रोबेबिलिटी ऑफ a डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a। नाउ व्हेन if a is a subset of b for two events a and b in the sample space of a random experiment, then obviously क्या लिखा है, say suppose a क्या है 1 2 और 3 है ना, करली ब्रेसेस, b क्या है 1 2 3 4 5। दिस मीन्स ये जो 1 2 3 है वो b उससे बड़ा है। अगर a इज अ सबसेट ऑफ b कब हो सकता है, जब b उससे बड़ा हो, कोई डाउट है नहीं है। सबसेट होने के लिए उसके सभी के सभी सैंपल पॉइंट्स, ये 1 ये 2 ये 3, देखो b में तीनों 3 है, आप समझ रहे हो। उसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू b,
ये तभी भी हो सकता था शायद ये 4 5 ना हो, तभी भी आप ऐसा बोल सकते थे दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। आप भाषा को समझ रहे हो, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। एंड ऐसा भी हो सकता है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मस्त है, सम करते जाएंगे सब कुछ पता चलता जाएगा। कैन वी मूव ऑन? यस, हद से ज्यादा मूव ऑन। यप, लुक, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ना, हम कल वाले तरीके से ही लेते हैं, प्रोबेबिलिटी भी ऐसे ही होती है, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर 0.2 है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो भी 0.2 है। वैसे वो इसका बड़ा बड़ा प्रोसीजर है, ठीक है ना। जैसे जैसे सम करेंगे हमें यहाँ पे ऐसा भी एज्यूम करना पड़ेगा कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अगर ऐसा अज्यूम नहीं करना है तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी को 0.a ले लो। अब यहाँ पे अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, लंबा वाला प्रोसीजर है, हम आगे कर रहे हैं। अगर ऐसा प्रोसीजर कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वो हमेशा प्रोबेबिलिटी जो ए है उससे इंटरसेक्शन उसका छोटा आएगा या तो इक्वल आएगा। सेम वे बी से भी वो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमेशा छोटा आएगा या इक्वल आएगा, वो भी बढ़िया। जैसे जैसे हम सम करेंगे ना ये सब आपको पता चल जाएगा। सेम वे यूनियन हमेशा इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी से बड़ा आएगा, प्रोबेबिलिटी ए से, क्योंकि वो यूनियन है भाई, दोनों का है। जो कल तक पढ़ चुका है उसको पता है। ये वाला पोर्शन हम कवर करेंगे, जैसे ही हमें जरूरत पड़ेगी हम वापस आएंगे। ये वाला पोर्शन है, अगर इसको याद करो, a माइनस बी, क्या नहीं पढ़े थे हम, याद करो। सेम है, हमने क्या लगाया है, जस्ट p लगाया है। क्या लगाया है, जस्ट p लगाया है, कोई टेंशन नहीं है। a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश, है ना। हाँ, एक मिसिंग है वो यूनियन वाला पोर्शन, ये इसकी भी हमें जब जरूरत पड़ेगी तो हम आएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। Just chill, one of the easiest thing, एग्जाम में कभी नहीं आएगा। कोई चांसेस है इसका एग्जाम में आने का? दूर दूर तक चांसेस नहीं है। कौन से क्वेश्चन है, कौन से, हाँ, ये क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम में नहीं आते, लेकिन इसको हम 2 स्टार देते हैं। इसको हम 2 स्टार क्यों देते हैं? यहां पे लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए। क्या करिए? क्योंकि ये जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन से, जैसे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 8 था, उसको हमने लैंग्वेज के हिसाब से देखा। प्रोबेबिलिटी में बेसिक थिंग है, आपको लैंग्वेज को पकड़ के चलना है, एट द सेम टाइम लैंग्वेज के साथ आपको उसके रूल्स पता होने चाहिए। देन आफ्टर यू कैन ओनली अटेम्प्ट सम्स। देखो, पहले तो हम समझते हैं इफ 2 बैलेंस कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर 2 बैलेंस कॉइन्स को उछाला जाए, तो हमने कल क्या देखा था, एक बार शायद दोनों कॉइन के ऊपर हेड आ जाए, दोनों कॉइन्स के ऊपर टेल्स आ जाए, एक के ऊपर हेड आए टेल आए, एक के ऊपर टेल आए दूसरे के ऊपर हेड आए, तो 4 प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है ना। देन द फाइंड द ये हमने सैंपल स्पेस बोला। देन हमें क्या पूछा गया, पहला वाला क्वेश्चन, गेटिंग वन हेड, सिर्फ एक हेड चाहिए। क्या चाहिए? क्या बात है, अरे सिर्फ एक हेड चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ एक हेड चाहिए। ध्यान से देखते हैं, हम सैंपल स्पेस यू बनाते हैं। आपका सैंपल स्पेस क्या है बेटा? एच 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 और एच टी टी एच टी टी। एंड अगर आपको सैंपल स्पेस बनाना नहीं आता है तो ये चैप्टर को ऑप्शन में निकाल सकते हो। कोई डाउट है? नहीं है। इतना तो आना ही चाहिए। एक सिक्के को उठाएं, 2 हेड गिर गए, एक के ऊपर हेड टेल, एक के ऊपर टेल हेड, टेल। डन। डेमो करके नहीं दिखाते। ये 4 मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज है। अब इन्होंने क्या बोला, वापस पढ़ते हैं। हाँ, ये नहीं, ये हो गया, 2 बार उछाल दिया। फाइंड द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखो है कि नहीं है। वो मैं सब पढ़वाता हूं आपको जो लिखा है। ओनली गेटिंग वन हेड,
देखो आपको ऐसा नहीं लगता है यहां पे ये जो हेड आने की टेल आने की इक्वी प्रोबेबल इवेंट है, फिर एग्जॉस्टिव इवेंट भी है, म्यूचुअली मतलब एक्सक्लूसिव भी है, हाँ ये है, तीनों है। इसीलिए जैसे ही आपने सैंपल स्पेस लिख दिया, नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सॉस्टिव एंड इक्वी प्रोबेबल आउटकम्स आर 4। कितने हैं? 4 है। तो अगर मुझे यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए, उसका फॉर्मूला है m/n। तो मेरा नीचे वाला 4 तो तय हो गया, लेकिन मुझे एक हेड कहां पे मिल रहा है? एटलीस्ट नहीं लिखा है, मैक्सिमम नहीं लिखा है, ऐसा बोला गया है एक हेड चाहिए। क्या चाहिए? यहां पे तो 2 हो गए, नहीं चाहिए। यहां पे तो हेड दिख रहा है, बिलोड़ी कांच से, मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं दिख रहा है। एक हेड चाहिए। हियर इट इज, यस, शाबाश, हियर इट इज, गॉट इट, गॉट इट। तो बेसिकली आपको ये जो नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव और जो इक्वी प्रोबेबल आउटकम्स 4 थे, उसमें से आपको जो ढूंढना है गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल। मैंने आधा क्वेश्चन पढ़ा था, सॉरी, लेकिन फिर भी आंसर सही जा रहा है। सॉरी, वहीं पे अटक गया था मैं। वो ये सब तैयारी करके नहीं बैठता हूं मैं, ऐसे ही पढ़ाने आ जाता हूं, ठीक है ना। तो गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, फिर भी वो स्टोरी वही जाती है। देखो यहां पे 1 हेड, दोनों हेड है, यहां पे दोनों टेल है, 1 हेड 1 टेल, यस गॉट इट। फिर से क्योंकि वो आधा क्वेश्चन पढ़ा है ना, फेस थोड़ा समझ जाओ। गेटिंग 1 हेड 1 टेल, यस, गेटिंग 1 हेड 1, यस, समझ रहे हो आप? वो क्वेश्चन आधा पढ़ा था, वापस, गॉट इट। तो हमारा काम हो गया एक हेड और एक टेल, एक हेड और एक टेल। 2, इसको ज्यादा कट करना है तो कर सकते हो, कर ही देना चाहिए। हमारा आंसर है 1/4। हमारा आंसर क्या है? अब दूसरा वाला मैंने जो गलती करी, सॉरी सर, कट करने के बाद भी 1/2 है ना, 1/2 ही बोला था ना। हाँ ठीक है, हो जाता है कभी कभी। अब मेरी जैसी गलती नहीं करने की, आप जब सम कर रहे हो ना तो सम को अच्छे से पढ़ो। गेट, ये बढ़िया है, क्या लिखा है? गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। व्हाट डू वी मीन बाय? ऐसे ये ना थोड़ा खिचड़ी हो गया है, इसको फिर से बनाते हैं। HHHTTH, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड? देखो एटलीस्ट मतलब क्या, यहां पे आपको कम से कम एक हेड चलेगा, एटलीस्ट, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। यहां पे 2 नंबर क्वेश्चन, दुइया नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। पूरा पढ़ लिया, देखो यहां पे क्वेश्चन आधा नहीं पढ़ा है। कम से कम एक हेड, यहां पे क्या एक हेड मिल गया, कम से कम मिल गया। क्या यहां पे कम से कम 1 हेड मिल गया? क्या यहां पे कम से कम 1 हेड मिल गया? हमारे पास 3 जगह है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यहां पे हमने इसको लिया है इवेंट बी, वो पूरा लाइन इधर से लिख लेना, m/n बराबर है, नीचे तो हमेशा 4 रहेगा, ऊपर 3 क्यों रखूंगा? क्योंकि हमारे लिए यहां पे 3 हेड पॉसिबल है, इसको कट नहीं कर सकते, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। ये सब बेटा लिख लेना। वो इफ बी डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, देन आर फेवरेबल आउटकम्स, वो हमने बताया, ऑफ द इवेंट बी, हेंस द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स m is equal to 3 फॉर इवेंट बी। फ्रॉम द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी b is equal to m/n, दैट इज हाउ हमारा आंसर इज 3/4, ठीक है ना। 2 मिनट, इसके लिए मुझे जगह ढूंढनी पड़ेगी, तो कहां पे करेंगे? हाँ, पहले क्वेश्चन को ऊपर से पढ़ लेते और कहीं पे ऐसे क्वेश्चन छाप देंगे यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है वहां पे हम सम कर देंगे, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 12,
है ना। मैंने मेरे लिए सम कहां से कर रहा है उसकी जगह मैंने ढूंढ ली है, यहीं पे खत्म हो जाएगा। वन ऑफ द इजीएस्ट सम है, ठीक है ना। सॉरी इतना बड़ा सम आप इजी बोल रहे हो, अरे कभी पहले पढ़ लेते हैं। इल्यूस्ट्रेशन नंबर 12, टू बैलेंस डाइस मार्क्ड विथ नंबर 1 to 6, ठीक है ना, आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, ठीक, बढ़िया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर्स, वापस सम ऑफ नंबर्स, वापस सेम नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स। ये क्या है, याद आ रहा है आपको क्या है? हमने क्या ये चीज मतलब डिस्कस नहीं करी थी, कायदे से करी थी, याद आ रहा है आपको? अगर कल के लेक्चर में हमारा जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1 है उसको देख लो, हमने आपको क्या बोला था, सम ऑफ नंबर्स मतलब क्या, आपको हल्के हल्के से मैं बता दूं, जैसे ये 1 था, ठीक है ना, इसका सम क्या होगा, 2 होगा। यस्टरडे का वीडियो देख लेना। फिर यहाँ पे क्या था, 1 2 था, यहाँ पे क्या था, 2 1 था, मतलब इसका टोटल क्या होगा, सम टोटल 3 होगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 3, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 1, ठीक है, मतलब इनका सम टोटल क्या होगा, 4 होगा। सम की बात हो रही है, मतलब के जैसे कि मैं यहां पे लिस्ट बना दूं, सम 2 कब होगा, 1 बार होगा, है ना। फिर सम 3 कब कितनी बार होगा, 2 बार होगा, कल करके बताया था। सम 4 कितनी बार होगा, 3 बार होगा। सम 5 कितनी बार होगा, 4 बार होगा। 6 कितनी बार होगा, 5 बार होगा। 7 कितनी बार होगा, 6 बार होगा, है ना। 8 कितनी बार होगा, 5 बार होगा। सम 9 कितनी बार होगा, 4 बार होगा। 10 कितनी बार होगा, 3 बार होगा। 11 कितनी बार होगा, 2 बार होगा। और 12 कितनी बार होगा, सम 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 ये 12 कब होगा, जब दोनों के ऊपर 6 6 आ जाए। आप समझ रहे हो? अब हर एक क्वेश्चन को हम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा फंडा सेट है ना। कितनी बार कौन सा सम, जैसे सम दोनों डाइस के ऊपर 1 1 हो गए, तो 1 और 1 कितना हुआ, 2 हो गया। एक डाई के ऊपर 6 गिरा, एक के ऊपर 6 गिरा, टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। बस आपको ये आंसर्स देने हैं, है ना। देखो सबसे पहले वाला ये जब जो थियरीज है ना, ये सब मतलब सबको लिखना आता है मेरे हिसाब से, आंसर आना चाहिए। फिर भी आपको बता देता हूं कैसे लिखना है, यहीं से लिखना है। इफ A1, इसको A1, फिर B भी कर सकते हो, B से लेके आगे लेके जा सकते हो, लेकिन A1 बोला, ये क्वेश्चन को हम A2 बोलेंगे, इसको A3 बोलेंगे, किधर गया, इसको A4 बोलेंगे इवेंट, इसको A5 बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, A6। मैं एक बार लिखना सिखा देता हूं, ठीक है ना। ये सैंपल स्पेस है, IJQ मतलब दोनों सेम है, दोनों डाइस के ऊपर 1 to 6 है, समझ रहे हो। तो IJ दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, 6 6 36। दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग, है ना। हर बार वो चीज नहीं सिखानी होती है, कल वाले लेक्चर में सिखा दिया था, राइट है ना मनीष, ठीक है। अब देखो पहले वाला है, सम ऑफ द नंबर्स ऑन द बोथ द डाइसेस, दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 7। तो दोनों का 7 टोटल कब पॉसिबल है, वो यहां पे आप लिख सकते हो। और ये सम को करने के लिए अगर एग्जाम में आ जाए ना, तो ऐसे मतलब एक बार चार्ट में बना सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं। ये सब यहाँ पे जब लिखा है ना, 7 टोटल कब है, वो पूरा का पूरा यस्टरडे वाला चार्ट नहीं था, वो पूरा का पूरा छाप देना और वहां से ये इवेंट्स लिखना है तो लिख देना। इफ A1 denotes the sum of numbers on the dice is 7, then there are total, किधर गया, ये तो हम आंसर लेके ही बैठ गए। कितनी बार पॉसिबल है, 6 टाइम्स, बराबर है। 7 टोटल कितनी बार पॉसिबल है, एक तो 1 6 हो जाए, 1 के साथ 6 आ जाए, 2 के साथ 5 आ जाए, 3 के साथ 4 आ जाए, फिर 4 के साथ वापस 3 आ जाए, फिर 5 के साथ 2 आ जाए, 6 के साथ 1 आ जाए। अब सम टोटल आपको पता चल रहा है कौन सा क्वेश्चन है, दोनों का सम क्या होना चाहिए, 7। तो 1 2 3 4 5 6, इसके साथ 6 आएगा तभी भी 7 हो जाएगा, 5 आएगा तभी भी 7, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 6 फेवरेबल आउटकम्स, है ना। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, है ना, 6। और नीचे टोटल 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 एकदम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36। तो आपका जो पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए, m/n। आपका n क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36,
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36। ऊपर क्या आना चाहिए, सम टोटल 7 कितनी बार पॉसिबल है, 6 बार, तो 6/36 यानी आपका आंसर आएगा 1/6। ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A1। नाउ हम जाते सेकंड के ऊपर, सम ऑफ द नंबर्स ऑन द बोथ द डाइस इज मोर देन 10। ये बढ़िया वाला काम काज है। मोर देन 10 कब पॉसिबल है भाई साहब, सम ऑफ द नंबर्स ऑन द बोथ द डाइस, जबकि दोनों डाइस के ऊपर 6 और 6 हो, क्या हो, 6 और 6 हो, ये एक बार हो गया। फिर 11 कब होगा, एक के ऊपर 6, एक के ऊपर 5, एक के ऊपर 5, एक के ऊपर 6, ये हो गया 12 का, ये हो गया 11 का। देखो 12 की दोनों पर 6 आएंगे, 11 कब, एक के ऊपर 5, एक के ऊपर 6, एक के ऊपर 6, एक के ऊपर 5। फिर 10 कब आ सकता है, सोचो 10 कब आ सकता है ना, और वो 3 बार क्यों, 10 आ सकता है जब दोनों के ऊपर 5 हो, दोनों के ऊपर क्या हो, 5 हो। फिर एक डाइस के ऊपर 6 हो, एक के ऊपर 4 हो, एक के ऊपर 4 हो, एक के ऊपर 6 हो। कोई डाउट है, जैसे यहां पे लिखा है ना, इफ A2 denotes that the sum of the numbers on the dice is more than 10, तो वो कब पॉसिबल है, more than 10। यहां पे लिखा है more than 10, क्या ऐसा लिखा है 10 होगा तो भी चलेगा, क्या ऐसा लिखा है 10 होगा तो भी चलेगा, तो क्या हम जो जा रहे हैं हम सही है कि गलत है, आप समझ रहे हो मेरा क्वेश्चन। क्या आपकी प्रोबेबिलिटी, मेरा सवाल है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, अगर मैं ऐसा करने जाऊं, देखो हम बहुत अलग तरीके से सिखाते हैं। अगर मैं ऐसा करने जाऊं, देखो यहां पे m/n, ठीक है ना, अगर मैं ऐसा करने जाऊं जैसे कि मैंने ऐसे किया है, 1 2 3 4 5 6, मैं आंसर लाऊं 6/12, या तो मैं आंसर लाऊं, सॉरी 12 क्यों लिखा भाई, 36 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या तो फिर मैं लिखूं 3/36। मेरा कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर सही है, y 3/36। पता है आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूं, पता चल रहा है। मैंने दो ऑप्शन क्यों दिए, मैंने दो ऑप्शन क्यों दिए, देखो यहां पे सम ऑफ द नंबर्स ऑन बोथ द डाइस इज मोर देन 10, ऐसा नहीं बोला है 10 और 10 से ज्यादा, तो आपको ये बोला ही नहीं गया है कि 5 और 5 पिक्चर में लेके आओ, 6 और 4 पिक्चर में लेके आओ, 4 और 6 पिक्चर में लेके आओ। आप समझ रहे हो, आपको सिर्फ ऐसा बोला गया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन बोथ द डाइस इज मोर देन 10, मतलब एक बार 12 आए और एक बार 11 आए, तो 11 2 बार आ सकता है, कितनी बार आ सकता है, 2 बार, और 12 कितनी बार आ सकता है, 1 बार। तो आपका आंसर है 3/36। यहां पे हम बिल्कुल भी गलत है, जहां पे बच्चे गलती करते हैं ना वही मैं बताता हूं। ऐसा नहीं है कि गलती करने के बाद, टेस्ट लेने के बाद ऐसा बताते हैं भैया इसमें ऐसा नहीं, ऐसा होना था। आप समझ रहे हो हमने यहां पे क्या पढ़ाया, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A2 क्या होना चाहिए था, m/n 3/36, उसका मतलब क्या आएगा 1/12। सही आंसर है वर्षा, कोई डाउट है नहीं है। तो मैं इसको, हमारा सेकंड वाला भी इजी हो गया, हम उसको करके हम आगे बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम जाते हैं। भाई इल्यूस्ट्रेशन नंबर जो भी है, कौन सा इल्यूस्ट्रेशन नंबर है, छुप गया है, ठीक है, इल्यूस्ट्रेशन 12 के अंदर तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सम ऑफ नंबर ऑन बोथ द डाइस इज एट द मोस्ट 4, सम ऑफ द नंबर्स, बढ़िया वाला है। अब एट द मोस्ट 4 मतलब मैक्सिमम 4 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, मैक्सिमम। मैंने प्रोबेबिलिटी समझाते वक्त मैंने आपको क्या बोला था पता है आपको, कि इसमें अगर आपको क्वेश्चन समझ पड़ जाए और रूल्स आपको पता है ना, तो आपका काम हो जाएगा। एट द मोस्ट 4, अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहां पे मेरी प्रोबेबिलिटी का आंसर 6/36 आएगा, तो क्या मैं सही हूं, क्या मैं सही हूं, कैसे आएगा सर, कैसे आएगा, क्योंकि 4 मोस्ट
आपका टोटल होना चाहिए 4। 4 टोटल कब पॉसिबल है? एट द मोस्ट 4। क्वेश्चन को मैं रिपीट कर करके बता रहा हूं, सम ऑफ द नंबर्स ऑन द बोथ द डाइस इज एट द मोस्ट 4। 4 तक चलेगा, उसका मतलब क्या? 1 1 भी चलेगा, 1 1 क्या हो गया? 2 हो गया, 2 टोटल चलेगा, मैक्सिमम 4 आना चाहिए। फिर क्या चलेगा? 1 2 भी चलेगा, है ना, उसके साथ 2 1 भी चलेगा, यानी 3 भी टोटल चलेगा। कितना चलेगा? 3 भी चलेगा। और 4 कब हो सकता है मुझे बताओ? 1 3 में भी हो सकता है, ठीक है ना, 2 2 में भी हो सकता है, और 3 1 में भी हो सकता है। एट मोस्ट सम की बात कर रहे हैं। सम मतलब दोनों डाइस का टोटल, दोनों डाइस का टोटल। सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ द डाइस इज एट द मोस्ट 4। मैक्सिमम 4 टोटल होगा तो चलेगा। अगले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बहुत फर्क है, हर एक वर्ड है ना का फर्क है। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी आपकी आ रही है, ये 6 डिजिट्स आ रहे हैं। तो यहां पे इफ A3 डिनोट्स दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज, यहीं से लिखना है, एट द मोस्ट 4, और उसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 1, ऐसे आप लिख सकते हो। सो फेवरेबल फॉर दिस इवेंट A3, thus the number of favorable outcomes m is equal to 6। हाँ, यहां पे भी 6 है फॉर द इवेंट A3। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A3, अरे प्रोबेबिलिटी लिखना था, A3 इज इक्वल टू m/n। तो आपका आंसर आया अगेन 6/36, यानी 1/6। आपको समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तुम लोगों को? बढ़िया है। क्या हम आगे बढ़े? ठीक है, वापस इरेज करते हैं। लंबा वाला क्वेश्चन है नहीं? यप। बोथ द डाइस शो सेम नंबर्स। अरे यार, दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर्स कब आ सकते हैं, है ना? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6 हो गया। दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर कब आ सकते हैं? दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर कब आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, है ना, यानी 6/36 1/6। सर यहां पे कैसे लिखना है? इफ A4 डिनोट्स दैट द बोथ डाइस शो द सेम नंबर्स, है ना, और वो कितना हुआ? देयर आर टोटल 6 आउटकम्स, और वो आउटकम्स क्या लिखने हैं? ये आउटकम्स यहां पे लिख दें, फेवरेबल इवेंट्स फॉर A4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A4 इज इक्वल टू m/n आएगा 6 फेवरेबल आउटकम्स है डिवाइडेड बाय 36 1/6। समझ रहे हो? कोई डाउट है? पता चल रहा है? चलो ठीक है। अरे रे, ये इधर से इरेज हो गया, इसलिए अरे रे बोला, चलेगा ना, हमें तो आता है। सम ऑफ द नंबर्स ऑन बोथ द डाइस इज 1। सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ द डाइस इज 1 कैसे हो सकता है? मतलब हमारा तो सम की शुरुआत 2 से ही होती है ना? दोनों डाइस का टोटल कितना होगा? कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि दोनों डाइस पे 0 डिजिट होता ही नहीं है। तो एटलीस्ट आपका सम 2 तो होना ही चाहिए, एक पे भी 1 गिरे दूसरे। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसी है? ये मतलब नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0, कोई डाउट नहीं है। देखो, इसको लिखने के अलावा मैं सीधा नीचे ही दिखा देता हूं 5 नंबर का सम। ये रहा, लेट A5 बी द इवेंट दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस इज 1। कोई चांस नहीं है। इट इज ऑब्वियस दैट नॉट अ सिंगल आउटकम इन अ सिंपल स्पेस इज फेवरेबल फॉर A5 हियर, हेंस द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स m इज इक्वल टू 0। तो ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा? 36। द प्रोबेबिलिटी ऑफ A5 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ नंबर्स ऑन द बोथ द डाइस इज 12 और लेस। यार तगड़ा है। कैसा है? या तो सम 12 हो जाए, 12 होगा तो चलेगा। दूसरे नंबर और 12, ये 6 नंबर के क्वेश्चन में बहुत फर्क है ना? ये जो दूसरा नंबर था और ये छठा नंबर था, बहुत फर्क है। वहां पे ऐसा बोला गया था सम विल बी मोर देन 10। ऐसा नहीं बोला गया कि सम 10 होगा तो भी चलेगा, 10 से ज्यादा होगा तो भी चलेगा, सिर्फ ऐसा ही बोला गया था मोर देन 10। यहां पे तो क्लियरली डिफाइन किया गया है कि जिनका टोटल 12 होगा तो भी चलेगा, या तो सभी वही तो है। एक तो सम टोटल देखो 6 6 मैक्सिमम है, तो वो 12 है।
और बाकी के सब 12 से कम ही है, तो आपका आंसर क्या आया 36 डिवाइडेड बाय 36 है ना। उसका मतलब क्या 1, ठीक है ना। इसको भी हम, ये मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया, मैं यहां पे लिखने का थोड़ा सा मतलब कंटाला आ रहा है, मैं नीचे ही आपको बता देता हूं। ये रहा, लेट A6 बी द इवेंट दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस इज 12 और लेस, सब वही है 36 और 36। इट इज ऑब्वियस दैट all the outcomes in the sample space are favorable for event A6, hence the number of favorable outcomes m is equal to 36 for the event A6. probability of event A6 is equal to m upon n, 36 divided by 36, आपका आंसर आया 1, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं, मतलब खतरनाक जगह पे जाएंगे, इसको मैं मस्त तरीके से करवा के जाऊंगा। क्या हुआ, इलस्ट्रेशन नंबर 13, illustration number 13, illustration number 13, sorry. Find the probability of getting R. मेरा पेन। Find the probability of getting R in the first place in all possible arrangements of each and every little अरेंजमेंट्स। समझ रहे हो क्या समझ रहे हो? परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड 11 याद आ रहा है कुछ अरेंजमेंट्स, जहां पे हम ऐसे बॉक्सेस वगैरह वगैरह करते थे, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो अगर 5 लेटर्स है, अगर 5 बॉक्सेस है, ठीक है ना, समझो पहले तो मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है, ठीक है ना, पेन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अगर मुझे चाहिए तो उसका फॉर्मूला है m अपॉन n, ठीक है ना। तो यार कोई भी सम होगा ना, यस ये IMP सम है, बहुत सारे पेपर्स में गाला के, ठीक है ना, बढ़िया है, दैट इज वन थिंग। नाउ हमें यहां पे दोनों चीजें, ये सम बच्चों को इसलिए टफ पड़ता है क्योंकि आपको ये भी ढूंढना पड़ता है, ये भी ढूंढना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस, बराबर है। अगर अरेंजमेंट्स की बात करी है, किसकी बात करी है, अरेंजमेंट्स की बात कर रहे हैं ये लोग, दैट मींस कि ये लोग बेसिकली हमें परम्यूटेशंस की बात करना चाहते हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास 5 बॉक्सेस है और 5 लेटर्स है, 5 बॉक्सेस 5 लेटर्स, तो सबसे पहले तो हमारी प्रायोरिटी है n निकालना, ऑल टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो 5 बॉक्सेस 5 प्लेसेस, यानी 5p5, 5p5, देखो 5 जगह है ना, और 5 लेटर्स है, समझ रहे हो। उसका मतलब क्या, अब ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपको अभी नहीं पढ़ाने वाला हूं, अब समझ रहे हो वो क्या था। इसका मतलब होता है बेसिकली 5 फैक्टोरियल, है ना। इसका मतलब क्या होगा 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल यानी ऑब्वियसली 120 आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, कोई डाउट है नहीं है। तो ये आया टोटल मिला के मेरा नीचे जो n है वो 120 होना चाहिए, बराबर है, ये तय हो गया। अब ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा, देखो इसका मतलब जब भी ऐसे सम आए आप ऐसे बॉक्स बना सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पे ये आपको क्वेश्चन क्या है, R आपको फर्स्ट लेटर पे चाहिए, सॉरी पहले RUTVA, यहां पे बहुत सारे आउटकम्स है, और 11th स्टैंडर्ड में हमने इसके मतलब अलग अलग पॉसिबिलिटीज देखे थे, जहां पे R यहां पे आ जाए, फिर यहां पे T आ जाए, वैसे यहां पे U भी रखो, ये इंटरचेंज करते रहो। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये तो इसको अगर यहां पे सेट कर दिया, ठीक है ना, क्या कर दिया, सेट कर दिया, तो वो सबसे पहले हो गया 1p1। उसके बाद में 4 बॉक्सेस, इसको अगर यहां पे आपने सेट कर दिया तो वो हो गया 1p1, वो गया। क्या अब आपके पास 5 बॉक्सेस अवेलेबल है ना, अब आपके पास सिर्फ 4 जगह है, 4 बॉक्सेस जो हमने बनाए, और 5 लेटर है कि 4 लेटर है। R गया अपने बक्से को लेके, R अपने बक्से को लेके गया। अब आपके पास 4 बक्से, 4 जगह, 4 लेटर्स, तो हो गया मल्टीप्लाई बाय 4p4। तो R अगर पहले लेटर पहले बक्से में आ जाए, R से स्पेलिंग की शुरुआत होए,
उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, पहले तो वो परम्यूटेशन निकाल के उसका वैल्यू क्या आएगा 1p1 यानी 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4p4 यानी 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल यानी 1 4 फैक्टोरियल यानी 24 तो हो गए आर अगर पहले बक्से में डाल दिए तो उससे आप 24 स्पेलिंग्स बना सकते हो। कितने स्पेलिंग्स बना सकोगे 24 और टोटल रुतवा RUTVA 5 कैरेक्टर का यूज करके आप 120 स्पेलिंग बना सकते हो। तो अगर R ऊपर आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, R पहले लेटर पे आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 24 डिवाइडेड बाय 120 यानी कुल मिला के 1/5 आपका प्रोबेबिलिटी है। कोई डाउट है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। समझ पड़ा? ठीक है, समझ पड़ा? श्योर। हम आगे बढ़ते हैं। ये जो बाकी का खिचड़ी है ये नहीं करोगे तो भी चलेगा, हमें आंसर चाहिए 1/5 है ना। कैसे आया मैंने आपको बताया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग R इन द फर्स्ट प्लेस, पहले प्लेस के ऊपर R लाना है ना। इन ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ ईच एंड एवरी लेटर, तो ऑल पॉसिबल इक्वी प्रोबेबल इवेंट भी है, देखो सबके 24 चांसेस है। इसका भी 24, इसका भी 24 सब मतलब रुतवा का, सॉरी यहां नहीं लिखूंगा। आर पहले लेटर पे आ जाए उसके भी 24 होंगे, इसके भी 24। देखो मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है, उसके हिसाब से सब इक्वी प्रोबेबल इवेंट होने चाहिए। आउटकम क्या होने वाला है वो हमें नहीं पता होना चाहिए। एग्जॉस्टिव इवेंट होने चाहिए, देखो पांचों को मिला के मतलब यूनियन वो आपका सैंपल स्पेस हो रहा है, ठीक है ना, सब मैच हो रहा है, कोई डाउट नहीं है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। अगर यहाँ पे आर लगा दिया पहले एक बार तो यू नहीं लगा सकते, टी नहीं लगा सकते। तो हमारा जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसकी जो मैंने आपको 3 शर्तें बताई थी, तीनों शर्तें भी यहाँ पे फॉलो हो रही है। सभी इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स है, कोई डाउट है? नहीं है। और वो पहले से तय था क्योंकि इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स है ना, जो 120 था ना उसका 5वां हिस्सा ही आएगा। आप समझ रहे हो? अगर यहाँ पे आप गलती भी कर रहे हो ना, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली सम है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो आपका आंसर 1/5 ही आना, तो वो पहले से तय है। ये सम किसका है? मैंने आपको देखो बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, है ना। कैसी बात बता रहा हूं? बहुत बड़ी। इसका आंसर पहले से तय था 1/5 आना। कैसे तय था? मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है प्रोबेबिलिटी की? प्रोबेबिलिटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन है तीनों चीजें होनी चाहिए। आप थोड़े लेट आए हो, है ना, वीडियो कब से चालू है, मैंने वीडियो में सब बताया है कि वो तो पहले तो एग्जॉस्टिव इवेंट होने चाहिए। एग्जॉस्टिव इवेंट यानी क्या? सब मिलके सैंपल स्पेस बना रहे हो, ठीक है। उसके बाद में वो जो टोटल है मतलब उनका क्या बोल रहा था मैं, म्यूचुअली वो एक्सक्लूसिव वाला, है ना, समझ रहे हो। और तीसरा वाला सब इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स है। इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स यानी क्या? इसका सबका प्रोबेबिलिटी क्या है? इक्वल है। अगर आपको 5p5 ये पता भी नहीं होता ना, फिर भी आप ऐसा लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर ये सब कैलकुलेशंस आपको नहीं पता है ना, 5 लेटर है ना, देखो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तब जाके ये हो रहा है। इसके बाद वाला क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं है, तो पूरा क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पूरा क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। लेकिन वहां पे भी मैं मेरा लॉजिक तो छोड़ के ही जाऊंगा। क्या छोड़ के जाऊंगा? मेरा जो ये आखिरी वाला लॉजिक है ना, वो तो मैं वहां पे छोड़ के ही जाने वाला हूं, टेंशन मत लो आप। हम आगे बढ़े, ऑब्वियसली हम आगे बढ़ सकते हैं। यहां पे 1/5 आना पहले से तय था क्योंकि पांचों लेटर पहले आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5 लेटर है, 1 डिवाइडेड बाय 5 0.20 या तो 1/5। क्या हम आगे बढ़े? आपको पता चला? वो 3 लॉजिक को पकड़ के चलना। 1/5 नाउ ये इसको वन ऑफ द टफेस्ट लेके चलो, ये भी एग्जाम में होगा। है गाला में आता है? नहीं आता है। मेरे हिसाब से ये टफ है। बच्चों को एज फार एज परम्यूटेशन क्यों ऐसा लगाते हैं ना, नहीं पता चलता है क्यों लगाते, मैं आपको बता दूं। शांति से चिल मार के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एकदम चिल मार के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जस्ट जस्ट चिल। 4 मेल, 4 मेल है, कितने हैं? मेल 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 और मेल एंड 2 फीमेल एम्प्लॉइज। फीमेल फीमेल, कैसा? फीमेल और फीमेल।
वर्किंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर सेंट वन बाय वन इन टर्न टू द ट्रेनिंग, एक के बाद एक, यानी ये जाएगा, उसके बाद में ये जाएगा, उसके बाद में ये जाएगा, उसके बाद में ये जाएगा, ये सब जगह पे 2 लगा दिया। यार ये बहुत लफड़ा होता है। स्मार्ट बोर्ड के फायदे है ना, 3 4 5, ये सिंपल ऑर्डर हो गया। कैसा हो गया, पर आप समझ रहे हो ना, और ऐसे बहुत सारे ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है ना। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 फीमेल एम्प्लॉइज गो सक्सेसिवली, 2 फीमेल एम्प्लॉइज गो सक्सेसिवली मतलब एक के बाद एक जाए। देखो यहां पे तो आपको ऐसा लग रहा है ना सब सेट हो गया। अब देखो मैं बताता हूं अलग अलग चीजें। ऐसा भी हो सकता है सबसे पहले फीमेल को भेजा जाए ट्रेनिंग के लिए, उसके बाद में मेल को भेजा जाए, उसके बाद में फीमेल को भेजा जाए, उसके बाद में वापस मेल मेल मेल। तो ऐसे देयर मे बी पॉसिबल दैट, ऐसे बहुत सारे चांसेस है कि ऐसे कितने प्रोबेबल इवेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये ढूंढे नीचे क्या लिखना है। हमारा ये जो इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन। तो सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एन को ढूंढने की। तो एन क्या हो सकता है आपके पास, पहले तो दूसरा कुछ ना सोचते हुए 6 लोग हैं। कितने हैं, 6 लोग हैं। 6 लोग, 6 को इंटरव्यू के लिए जाना है। क्या जाना है, तो सबसे पहले एन ढूंढने के लिए 6 लोग, 6 के 6 को इंटरव्यू के लिए जाना है। 6p6 यानी 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल मतलब क्या, इधर से इधर 6 5 4 3 2 1 30 120 360 और 720। मुझे यहां पे 720 लगाना है। क्या लगाना है, ये तय हो गया ना कि 6 लोग 1 बाय 1 इंटरव्यू में जाएंगे। अब सबसे बड़ा पिक्चर यहां का, व्हाट कैन बी योर एन, सॉरी एम, अरे ठीक है एम लेके आते हैं ना, कोई टेंशन नहीं है। देखो ये ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास आए ना, तब आपको क्या करना है, ये बहुत यूनिक सा सिचुएशन है। सबसे पहले तो आपको 2 लड़कियों को क्या करना है, साथ में भेजना है। तो वो 2 लड़कियों को सबसे पहले तो एक कंसीडर करो। क्या करो, एक कंसीडर करो। क्या करना है, एक, वो दोनों मिला के क्या हो गई, पहले तो 1 हो गई। अब यहां पे बहुत यूनिक कैलकुलेशन है ना, क्योंकि देखो सक्सेसिवली मतलब मैं समझाऊं पहले क्यों 1 कंसीडर किया, यानी मेल गया, फिर गलती से फीमेल गई, तो उसके बाद में फीमेल को ही भेजना है। यानी ये तो दोनों तो साथ में ही होने चाहिए। फिर कितने मेल बचे, 1 2 3। यानी कभी भी कोई भी ऑर्डर में भेजो, या तो फिर कोई मेल भेजो, है ना, कोई भी कंडीशन में ये दोनों फीमेल तो एक के बाद एक सक्सेसिवली ही जाने चाहिए, उनका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ये हमें बोला गया है। तो टोटल देखो क्या हो गया, 1 2 3 4 5, इनको तो एक ही कंसीडर करना है। यानी आपका एक कॉम्बिनेशन आया 5p5, आपका एक कॉम्बिनेशन क्या आया 5p5। और एट द सेम टाइम ये कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, और 2 भी अलग से जाने ही वाले, एक साथ नहीं जाने वाले हैं, सक्सेसिवली जाने वाले हैं। 5p5 मल्टीप्लाई बाय वो दोनों भी जाने ही वाले हैं, मल्टीप्लाई बाय 2p2, 5p5 यानी 5 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल यानी क्या बेटा, 120 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल यानी 2, यानी 240 यानी 1/3। फाइनल आंसर इज 1/3। सर आप बोल रहे थे आप अपना लॉजिक छोड़ के ही जाओगे, आप अपना लॉजिक छोड़ के ही जाओगे। देखो टोटल कितने हैं, 6 लोग हैं, 6 में से 2 लोगों को साथ में जाना है। 2 लोगों को कैसे जाना है, साथ में जाना है। 2/6 मतलब 1/3। ये मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल लॉजिक है, एकदम नेक्स्ट लेवल लॉजिक है। पहले से तय था कि इसका आंसर 1/3 आएगा। उसके लिए आपको मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा घुसना पड़ेगा, समझ रहे हो। ये पहले से तय था। सर 1/3 आया, उसके बाद में आप बोल रहे हो
ओ भाई थोड़ा सोचो ना, तो पता चल जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। आप समझ रहे हो? आपको ये मोटे मोटे तौर के ऊपर आइडिया है हमने क्या किया, मैं फिर से समझा देता हूं। यहां पे ये जो दो है ना, ये दो कैलकुलेशन करना है। ये इसका आंसर लोगों का क्यों नहीं आता है, टफ क्यों पड़ता है? क्योंकि इसको हमने 6 नहीं, हमने पहले तो 5 कंसीडर किया। कैसे? देखो मेल गया, समझो वापस ऑर्डर में चेंज कर रहा हूं, फिर मेल गया, फिर फीमेल गई, पर सक्सेसिवली मतलब उसके बाद में वापस फीमेल को जाना है, फीमेल को जाना है, फिर मेल, फिर मेल। इसको तो एक ही कंसीडर करना पड़ेगा हमें परम्यूटेशन के हिसाब से, क्योंकि ये जाएगा, दो जाएगा। क्रम से की बात करें तो ये दोनों मिला के 3 है, फिर ये 4, ये 5 है ना, तो वो 5p5 आपका बनता ही है, 5p5 बराबर है। एट द सेम टाइम वो दोनों अलग है, वो भी अलग अलग से जारी ही रहे हैं, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2p2, 5p5 यानी 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, कुल मिला के 120 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी ऊपर आएगा 240। आपको पता पड़ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? पता पड़ा? श्योर? चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये आंसर 1/3 है। बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। सामने है ना हमारे हेवन किड्स है, वो ऐसे ऐसे बजा रहा है। अभी वो जय श्री राम की स्थापना हो गई है, मूर्ति की स्थापना हो गई है। अब वो क्या बोलते हैं, शायद रिपब्लिक डे बोलते हैं ना तुम लोग, ठीक है। इंडिया में, मैं भी इंडिया में रहता हूँ, हम लोग भी रिपब्लिक डे अभी इनका हो गया, झंडा पहन के घूमेंगे। हाँ बढ़िया है। वैसे देशभक्ति कोई नहीं है इनके, बराबर है, कौभांड करना, ये करना, करप्शन करना, लेकिन फिर भी क्या ही बोले, मेरा देश महान। मतलब जिसको जरूरत है, और आजकल लोगों को नई हैबिट है, 50 रुपए के बिस्किट लेके आएंगे, पार्ले जी ऐसे छोटे छोटे आते हैं 10 पैकेट, और फिर वो गरीबों को दान करेंगे और ऐसे सेल्फी पाड़ेंगे, फिर भी मेरा देश महान। हाँ ठीक है ना, दिखावे का मतलब सब कुछ। कहाँ से आते हैं ये लोग? कौन है ये मनीष? मेरा देश महान। और ये अगर आपको डोनेट करना है ना, तो सेल्फी की जरूरत नहीं है। वो गरीबों का मतलब मजाक मत उड़ाओ। एक दिन आप वही जगह पे सामने आप होगे और आपको वो 2 रुपए वाला बिस्किट देगा और सेल्फी पड़ाएगा। टाइम चेंजेस, टेबल चेंज हो जाता है, पता नहीं चलता। वो ऊपर वाला सब देख रहा है, सेल्फी लेगा मेरा बेटा। क्या लेगा? सेल्फी लेगा, ठीक है। अच्छा, वन ऑफ द इजीएस्ट से 10th स्टैंडर्ड में कवर कर चुके, पढ़ाने की इच्छा नहीं है, बट फिर भी क्या करें, आप बोलोगे आपको नहीं आता है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 थर्सडेज इन अ लीप ईयर। अब यार सबसे पहले तो लीप ईयर में आपको पता होना चाहिए 366 डेज होते हैं, ठीक है, बराबर है। एट द सेम टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि 52 वीक्स तो पूरे के पूरे आते हैं। कितने आते हैं? पूरे के पूरे आते हैं, बराबर है, समझ रहे हो। 52 वीक्स पूरे के पूरे आते हैं, तो 52 वीक्स अगर देखो तो 7 से डिवाइड करते हैं, तब पता चलता है। सिग्मा सर भी ऐसे ऊपर नीचे हो गए अभी। 35, 1 बचा 16, 2 जा 14 बचा 2, है ना। मतलब 52 वीक्स तो पूरे हैं, 2 दिन बच गए। अब ये 2 दिन का क्या करेंगे? आपको थर्सडे चाहिए। अब ये 2 दिन पे बेसिकली क्या आ सकता है? सैंपल स्पेस यू, अगर हम यू बनाना चाहे तो पहले आ सकता है संडे, संडे के बाद मंडे आता है, पता है। ये एक चीज हो गई, संडे मंडे। 2 दिन है हमारे पास बेटा, क्या है? 2 दिन। अब वहां पे पॉसिबल है मंडे ट्यूसडे भी पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? मंडे ट्यूसडे, ये दूसरी प्रोबेबिलिटी हो गई। उसके बाद में ट्यूसडे स्लैश मार रहा हूं मैं, और वेडनेसडे पॉसिबल है, ये हो गई तीसरी। 1 2 ये तीसरी। उसके बाद में वेडनेसडे और थर्सडे पॉसिबल है, ये 2 दिन के लिए, ये चौथी। उसके बाद में थर्सडे भी पॉसिबल है, उसके साथ फ्राइडे पॉसिबल है, ये 5वीं प्रोबेबिलिटी हो गई। उसके साथ फ्राइडे सैटरडे पॉसिबल है, उसके साथ सैटरडे और संडे पॉसिबल है। तो अब ढूंढो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 थर्सडेज। 52 तो आ ही रहे हैं, 52 थर्सडे तो आ ही रहे हैं, क्योंकि कोई भी ईयर हो, लीप ईयर हो कि ना हो, है ना। 365 डेज होते, उसमें से 364 कवर हो जाए
तो 52 एवरी डे हैज 52 डेज, मतलब 52 बार तो वो आ ही जाता है किसी भी साल में, कोई पर्टिकुलर डे, संडे हो, मंडे हो, कुछ भी हो। अभी वो 53वीं बार लीप ईयर में कितनी बार चांसेस है? यहां पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहां पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहां पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, यहां पे आ रहा है, यस आ रहा है, यहां पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहां पे नहीं आ रहा है। देखो अब टोटल नंबर्स आपके पास कितने हैं? एक वीक में 7 दिन होते हैं, ठीक है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अगर वो थर्सडे आ जाए तो m अपॉन n, n तो हम पहले ही डिसाइड कर देते जो 7 है। आपको क्या लगता है 53 बार 53 बार थर्सडे आ जाए, ऐसी कैसी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो ऐसा हो सकता है कि वो जो 2 दिन है वो संडे मंडे हो, वो 2 दिन है मंडे ट्यूसडे हो, वो 2 दिन ट्यूसडे वेडनेसडे हो। और यस वी गॉट इट, हमारे जो 2 कॉम्बिनेशन यानी वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/7। 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है ना? आ जाए एग्जाम में तो अपने आप को लकी समझना। हम वन ऑफ द मोस्ट यूनिक क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे कि बच्चों को पता नहीं चलता है, हमारे एक्स स्टूडेंट्स है, अभी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, मोनिका जहांगीर, फिर उसके साथ दूसरी एक लड़की का नाम भूल जाऊं, जिया राजपूत, ठीक है। ये लोग मुझे पूछते थे तो मैंने उनको सिखाया था, बराबर है। फिर मैं भूल गया, फिर अभी उनको कॉल करके पूछा कि ये पूछा क्रेडिट दे रहा हूँ, ऐसे ही क्रेडिट दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे कल मेरे जो फोन आया था कि सर आप स्टैटिस्टिक्स का वीडियो बना रहे हो तो प्लीज हमारा नाम ले लेना। तो कैसे भी करके अभी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं ना, एक सेकेंड, ये देखो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वैसे ये तो जिया और मोनिका की बात हो गई, फिर एक दूसरी आती है धारा राठौड़, वो तो मतलब समझो उसको पता है वीडियो चल रहा है फिर भी ऐसे टिडिंग टिडिंग टिडिंग। वो बाजीगर में शाहरुख खान नहीं करता है, आपने देखा है बाजीगर? ऐसे कांच के अंदर से वो पार्टी देखता है, देख लेना एक बार शाहरुख खान, उसके पिक्चर का ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? इट्स ओके, आ गई है, वो भी आ गई, चलता रहता है। बस लॉजिक क्या होता है, वो पूछते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है, कैसे पता चलेगा सर? देखो जो अगर अरेंजमेंट जैसे वर्ड हो, कैसे हो, अरेंजमेंट जैसे वर्ड हो तो आपको पता चलेगा वो परम्यूटेशन है। फिर सर यहां पे कैसे पता चला? देखो ये एक काइंड ऑफ ये सक्सेसिवली वर्ड है, ये भी आपको अरेंजमेंट ही बताता है ना? कोई डाउट है? नहीं है सर, यहां पे ये अलग है बेटा, निकाला ऐसा कुछ। अब यहां पे देखो कौन सा वर्ड है, वो जो सिलेक्शन आया ना, रैंडमली सिलेक्शन, यहां से पता चलता है आपको यहां पे परम्यूटेशन नहीं करना है ना? ये कॉम्बिनेशन, जिया को अभी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का भी एग्जाम था ना, तो उसमें भी मतलब ऐसे थोड़ा हल्का सा कंफ्यूजन होता था, मैंने उसको मार मार के सिखाया था कि ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है ना? तो आपको कैसे जानना है बेटा, ये जो वर्ड है ना, कॉमेडी इज फाउंड बाय रैंडम, यहां पे आपको क्या निकालना है? कॉम्बिनेशन, और उसका फॉर्मूला, जैसे सर आपने परम्यूटेशन का नहीं सिखाया था लेकिन वो इजी है भाई, यहां पे उस फॉर्मूला की आपको जरूरत पड़ी तो मैं बता देता हूं, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, है ना? जस्ट चिल यार, इतना चिल नहीं हुआ। NCR इज इक्वल टू, थोड़ा दूर लिख देते हैं, n फैक्टोरियल, है ना, r फैक्टोरियल और n माइनस r बाहर फैक्टोरियल। कोई डाउट है? नहीं है, सही जा रहा है। देखो ये सम को करने के लिए हमें इसकी जरूरत होगी, अब आप पर्टिकुलरली सम पढ़ लेते, फिर इसको अच्छे से करेंगे, जहां जहां पे भी जगह दिख रही है वहां पे कर लेंगे। हाँ, टिडिंग टिडिंग, जस्ट चिल चिल जस्ट चिल, ये एरिया रफ वर्क करने के लिए रखते हैं, है ना? आपको बता दे, वी आर द ओनली वन हु डील्स इन द चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन द नारोल एरिया। कोई डाउट नहीं है। देयर आर 2 ऑफिसर्स, कितने ऑफिसर्स हैं? 2 ऑफिसर्स, सीए की ऐड नहीं कर रहा हूं, जरूरत भी नहीं है। 3 क्लर्क्स एंड 2 पियून्स अमंग 7 एम्प्लॉइज। अभी तो इतना पता चला, हमें क्या पता चला? देयर आर 2 ऑफिसर्स बच्चों, देयर आर 3 क्लर्क्स बच्चों, देयर आर 2 पियून्स बच्चों। तो टोटल कितने हो गए बच्चों? 7। परम्यूटेशन निकाल देता अगर अरेंजमेंट वर्ड लिखा होता, है ना? वर्किंग इन अ कैश डिपार्टमेंट, अरे अरे ये मेरा बचपन से सपना होता था कि
किसी बैंक में कैश डिपार्टमेंट में काम करूं, लेकिन ये पैसों से इतनी नफरत हो गई है ना, मतलब तो दूर रहते, जॉब मिली थी हमें बैंक में, लेकिन पैसों से तगड़ी नफरत है हमें, पैसों से दूर रहते हैं हम, ठीक है ना। अ कमिटी इज फॉर्म्ड बाय रैंडमली सिलेक्टेड 2 एम्प्लॉइज, रैंडमली सिलेक्टिंग, सिलेक्शन किया है, क्या आएगा, सिलेक्शन किया है, कॉम्बिनेशन आएगा, समझ रहे हो ना, हाँ हद से ज्यादा। फ्रॉम द एम्प्लॉइज ऑफ द डिपार्टमेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, ये सब चीजें तो बाद में आती है, दिल्ली दूर है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है, आपको सबसे पहले आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बी ऐसा सब कुछ करता है ना, तो ये जो एम है ये तो बाद में ढूंढेंगे बेटा, है ना, पहले एन ढूंढना पड़ेगा, है ना, तो एन ढूंढ लेंगे। एन कैसे ढूंढेंगे, देखो आपको चाहिए सिर्फ 2, सिलेक्टिंग, रैंडमली सिलेक्टिंग 2 एम्प्लॉइज आउट ऑफ 7 एम्प्लॉइज, 7 में से पहले 2 निकालना है, तो लिखो यहां पे 7C2, 7 में से कितने चाहिए, 2 चाहिए, ये हम नीचे वाला n निकाल रहे हैं बेटा, n फैक्टोरियल मतलब 7 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल मतलब 7 माइनस 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो, और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 2 मतलब 5 फैक्टोरियल, ये गया, ठीक है ना, ये गया, 3 आया, 7 3 जा 21, मतलब कि मेरा n आएगा 21। अब पिक्चर शुरू कर सकते हो, आपको पता पड़ा हमने क्या किया, पिक्चर शुरू करने से पहले ये हद से ज्यादा जरूरी था, पिक्चर शुरू करने से पहले वो मतलब ऐसे नंबर पड़ता है ना पिक्चर, वो बाहुबली का है ना, अजीमो शान सहसा, ये किसी और पिक्चर का सॉन्ग है अब, है ना ये किसी और पिक्चर का सॉन्ग है, फिर कोई डाउट है नहीं है, हाँ जिया पानी पिला रही है, इतनी अच्छी है ना जी, ये लो फाइन। देखो कोई भी सम करना है ना, ये कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन वाले प्रोबेबिलिटी रिलेटेड, सबसे पहले पिक्चर के नंबर पढ़ेंगे, आप समझ रहे हो ना, उसके बाद में पिक्चर शुरू होता है। तो अभी हीरो की एंट्री नहीं हुई है, नंबर पढ़ रहे थे, हीरो की एंट्री हो रही है, देखो सुनो, फिर हीरोइन की भी एंट्री होगी, और उसके बाद में वो हंसाने वाले होते हैं ना, उनकी भी एंट्री हो जाएगी। देयर आर 2 ऑफिसर्स हो गया, 3 क्लर्क्स हो गया, पियून्स 2 थे वो हो गया, 7 एम्प्लॉइज है इन द कैश डिपार्टमेंट ऑफ द बैंक। एक कमिटी बनाई गई बाय रैंडमली सिलेक्टेड 2 लोगों की, 7 में से 2 लोगों की, मतलब सिलेक्शन हुआ है ना, आपको क्या चाहिए, कॉम्बिनेशन। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए, 21। अब जाके आप पिक्चर शुरू कर सकते हो, एन आपका तय है, आपका फंडा तय है ना। अब चाहिए ये कमिटी में कुल मिला के 2 ही प्यून हो, क्या हो, 2। अब परम्यूटेशन के फॉर्मूला अलग थे, जैसे कि क्या हो जाता था, 3p3 था तो आप करते थे 3 फैक्टोरियल, आपको याद है ना। लेकिन कॉम्बिनेशन में अगर 3c3 है तो उसका आंसर आता है 1, क्या आएगा 1। ये अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। फिर अगर यहां पे 3c1 है तो उसका आंसर आता क्या आता है, उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा 3, उसका आंसर क्या आएगा 3। व्हाटएवर जो n है वही उसका आंसर है। कोई डाउट है नहीं है, आप समझ रहे हो चीजों को, कोई डाउट है नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे मतलब क्या आगे बढ़ेंगे, कितना बढ़ेंगे, बढ़ बढ़ के भी कितना बढ़ेंगे। ये आपको करना है 2 प्यून्स ऑफ, तो प्यून तो हमारे पास 2 ही है, प्यून कितने हैं 2 ही है, तो हमें m ढूंढना है। सबसे पहले तो इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग 2 प्यून्स इज इक्वल टू a। नाउ अगर आपको 2 प्यून चाहिए तो m कैसे निकाल सकते हो, 2 प्यून चाहिए तो 2 में से आपको 2 सिलेक्ट करने हैं, 2 प्यून में से कितने सिलेक्ट करने हैं 2। फिर आपको कितने बच गए, इनमें से कुछ सिलेक्ट करना है, 2 और 3 5, 5 में से कुछ सिलेक्ट करना है, हो ही नहीं सकता, 5c0। कोई डाउट है, इसका आंसर क्या आएगा। देखो मैंने अभी बोला ये परम्यूटेशन नहीं है, अगर 2p2 होता ना तो 2 फैक्टोरियल होता, लेकिन जब n और r कॉम्बिनेशन में सेम हो ना तो आपका आंसर क्या आता है 1।
और जब 0 भी यहां हो ना उसका आंसर क्या आता है 1, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है 1। तो कुल मिला के दोनों पियून सिलेक्ट हो जाए है, कुल मिला के दोनों पियून सेट हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/21, 1/21। कैसे आया, दो ही पियून है, दो में से दोनों सिलेक्ट करने हैं, बाकी के 5 लोगों में से 0 सिलेक्ट करना है, 7 में से 2 आ गए ना, ठीक है ना। तो 2C2 का आंसर, वैसे आप चाहो तो इस फॉर्मूला में 2C2 का आंसर लगा के देख सकते हो। क्या कर सकते हो, देख सकते हो, करके दिखाऊं क्या। NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल आ जाएगा। n कितना है आपका 2C2 यानी 2 फैक्टोरियल, r भी क्या है 2 फैक्टोरियल, बराबर है ब्रैकेट में 2 माइनस 2, कोई डाउट है, फैक्टोरियल। और आपको ये पता होना चाहिए 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1, पता है आपको ये पता होना चाहिए। 0 फैक्टोरियल को हम 1 बोलते हैं, तो वो है 0 फैक्टोरियल पहले, तो इसका 2 फैक्टोरियल यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सेम ही है, उड़ के आंसर लास्ट देते थे, मल्टीप्लाई बाय 0 फैक्टोरियल। ये सॉरी, हाँ ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 था, 2 ये 1 बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी 1 है। आंसर आपका कुल मिला के 1 आ रहा है, सब उड़ रहा है, कोई डाउट है। 2C2 इज इक्वल टू क्या, 2C2 इज इक्वल टू क्या 1। तो यहां पे आपका ऐसी प्रोबेबिलिटी के दोनों पियून आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/21। यप, ये हमारा हो गया। इसकी अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टीज जो है लास्ट ईयर आप पढ़े वो याद नहीं रहती है ना, ये 1 उड़ा देते हैं अपन। तो फॉर्मूला है, गोल्डन रूल है, देखो वो प्रॉपर्टीज, एक तो इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलास है, बराबर है। अब वो कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज कहाँ याद रखने बैठोगे, तो बेसिकली थोड़ा हल्का सा टाइम वेस्ट कर देना, क्योंकि आपके पास बहुत सारा टाइम होगा। ए सेक्शन में मतलब वो ऑप्शनल है ना 20 मार्क्स के, वो बड़े ईजी होते, 30 मार्क्स के, सॉरी, अब समझ रहे हो। तो वो फॉर्मूला लगा के हम देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। कैसा खिचड़ी कर दिया नहीं मैंने। 2 क्लर्क्स आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, अरे क्लर्क्स कितने हैं 3 है। अब देखो उसका मतलब क्या 3C2, 3 में से कितने चाहिए 2 चाहिए, फिर दूसरे जो बचे उसमें से कितने चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको, है ना। मल्टीप्लाई बाय 4C0, सही है ना भाई। बाकी में से, क्योंकि आप 7 में से 2 तो इधर से ही निकल रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, अगर ये आपको नहीं पता है ना 3C2 क्या है, हमारे पास भाई साहब पहले इधर पे फॉर्मूला है, उधर से हम कर सकते हैं। NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टर क्या हो गया 3 फैक्टोरियल, सॉरी दिखा दूं मैं आपको, ये NC2 का सिनेरियो है। 2 फैक्टोरियल ब्रैकेट में 3 माइनस 2 फैक्टोरियल यानी 1 फैक्टोरियल, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर है, वो फैक्टोरियल चलेगा, फैक्टोरियल यहाँ पे 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 में से 1 गया, 1 फैक्टोरियल 1 ही रहता है, ये गया। तो बेसिकली आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर क्या आएगा 3C2 का। ये मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता था, है ना, कि दैट जब ऐसा हो कि ये यहाँ पे n हो, यहाँ पे c हो, n-1 हो, तो तब हमेशा n आता है। लेकिन ये सब प्रॉपर्टीज याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो रहने दो। हमारा आंसर कितना आया 3 आया ऑल एंड ऑल। जब के आपका क्वेश्चन था, ये सब कुछ सिनारियो है, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको जाननी है प्रोबेबिलिटी 2 क्लर्क्स कब आ सकता है, तो 2 क्लर्क्स आने की प्रोबेबिलिटी है 3। कितनी है 3। नीचे 21 कहां से आया बेटा, थोड़ा वीडियो ऊपर ले जाके देख लेना नीचे 21 कहां से आया, कोई डाउट है। वैसे कंटिन्यूअस है, तेरे को पता चलेगा ही चलेगा, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट है, सही जा रहा है ना, एकदम सही जा रहा है। इसको ये इरेज कर दूंगा और फिर ऊपर से इस 3 को भी हम इरेज कर देंगे ना। ये ए बी चेंज होगा, ए बी सी हो जाएगा, वो ठीक है, इतना डिटेलिंग आप कर लेना बाकी का। अब देखो बढ़िया वाला कामकाज हो गया। आपको एक ऑफिसर चाहिए
आपको 1 क्लर्क चाहिए अमॉन्ग 2 एम्प्लॉइज सिलेक्टेड इन द कमिटी। देखो जस्टिफाई करते हैं, आपको क्या चाहिए 1 ऑफिसर। अब टोटल 2 ऑफिसर है, 2C1 चाहिए आपको, 2 में से 1 चाहिए, बराबर है, मल्टीप्लाई बाय 1 क्लर्क चाहिए, 3 में से 1 चाहिए, 3C1 चाहिए आपको। एट द सेम टाइम ये प्यून में से 2C0 चाहिए। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, है ना। वैसे मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूं, बट ये प्रोसीजर हमें करना नहीं है, ठीक है। मैं ये वाला पोर्शन इरेज करता हूं। अब ये सब गया, है ना। हमें देखो इसका आंसर 1 आएगा, बात खत्म। हमें जानना है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, बराबर है r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यहां पे अगर मुझे 2C1 ढूंढना है, समझ रहे हो, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल पहले तो डिवाइडेड बाय क्या, r फैक्टोरियल यानी 1 फैक्टोरियल, 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, समझ रहे हो ना। 2 फैक्टोरियल ये सब, इसका कोई वैल्यू ही नहीं रहता पहले तो। 1 फैक्टोरियल यानी 1, 2 माइनस 1 यानी 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहां पे मैं 2 कर दूं, बराबर है। अब यहां पे मैं इसको इरेज कर देता हूं। यहां पे अरे बाप रे 3C1 यानी ऊपर 3 फैक्टोरियल, नीचे 1 फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों किया भाई, आप समझ लो थोड़ा। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, ये देखो ये गया, इसलिए किया, समझ रहे हो। तो आंसर आएगा आपका 3। तो यहाँ पे भी मैंने 3 लगा लिया। तो बेसिकली ये जो सब था, इल्यूस्ट्रेशन नंबर 16 था, यहाँ पे ये वाली स्टोरी थी, वो तो हम पहले ही कर चुके हैं। इनमें से अगर आपको बोला जाए सिलेक्शन करना है यानी कॉम्बिनेशन है, उसमें से एक ऑफिसर आ जाए और एक क्लर्क आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो यहां पे होता है वो 2C1, क्योंकि आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्लर्क ऑफिसर थे 2 थे, 2 में से एक सिलेक्ट करना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2 जा रही है। और इसमें से 3 में से एक सिलेक्ट करना है 1 क्लर्क, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 3 जा रही है। 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, तो आपको यहाँ पे आंसर में लिखना है 6। एक्चुअली उसको फर्दर डिवाइड करना है, वो वहां पे भी, इसके आगे में भी मैंने वो 3/21 लिखा था, उसका मतलब होता है 1/7 और इसका मतलब होता है 2/7, ठीक है। वो फर्दर डिवाइड, ये बच्चों का खेल, आप कर सकते हो, और नहीं करोगे तो भी आपका आंसर सही है। हाँ 2/7 1/7। Just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill. Yup. A box contains 20 items. एक बॉक्स के अंदर 20 आइटम्स है। चलो, एक बॉक्स के अंदर कितनी आइटम है, 20 आइटम्स है। माई पेन, पेन, माई पेन, ओके। एक बॉक्स के अंदर 20 आइटम है और उसमें से बेटा 10% डिफेक्टिव है। अब 20 का 10% कितना होता है, वाह, 2 आइटम्स आर डिफेक्टिव। कैसा है, तो एक जो बॉक्स है, ये बॉक्स है, ठीक है ना, बराबर है, उसके अंदर डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। डिफेक्टिव आइटम 2 है, नॉन डिफेक्टिव आइटम कौन है, वो 18 है। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 20 है। कितना है, ठीक है। अब देखो, ओके, ये पहले हो गया डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव हो गया, पहले वाला लाइन। 3 आइटम्स आर रैंडमली सिलेक्टेड, बेटा रैंडमली सिलेक्टेड। रैंडमली सिलेक्टेड मतलब कॉम्बिनेशन, याद करो, मेरा भारत महान, है ना, सर पे बाल नहीं लेकिन मेरा भारत महान, ठीक है, चलता रहता है। आपको करना है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बॉक्स के अंदर 20 है बेटा, इधर पे ये रफ वर्क यहां पे करने का मजा आता है ना। NCR n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। कोई डाउट है, अब क्या करना है, रैंडमली सिलेक्ट करना है 3 आइटम्स को। 20 आइटम है ना, C सिलेक्ट करना है मतलब C आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। उसमें से 3 सिलेक्ट करना है, तो पहले तो 20 फैक्टोरियल लगा दो n के लिए, r फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल, और क्या हो गया बेटा 20 माइनस 3 फैक्टोरियल।
अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ से आपको दिखेगा। देखो 20 माइनस मतलब 17 आएगा, इसका मतलब 20 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। वैसे नहीं करना है, हाँ करना है, क्यों नहीं करना है। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ये इसको फैक्टोरियल कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 17 फैक्टोरियल, ये गयू है ना, समझ रहे हो। ये 3 मतलब इसको करोगे तो ये 6 आएगा, इसको करोगे तो ये 3 आएगा, कुल मिला के अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 60 है ना। 60 मतलब 6, 19 6 होता है 114 ये क्रिकेट मैच जिस खेलते हैं ना उनको पता होता है, रट के नहीं रखा है। 19 को है ना, समझ रहे हो, 6 से मल्टीप्लाई, 19 ओवर में कितने बॉल होते हैं बेटा, 114, क्रिकेट वालों को पता होता है, और 0 यहां से उठा लिया। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नहीं गलत नहीं है ये, आपको ऐसे मजाक लगता है, आपको नहीं पता चलेगा। अरे अगर हम किसी भी इवेंट की इधर पे प्रोबेबिलिटी ढूंढने जाएंगे तो m अपॉन n होगा, और अपन n निकाल के बैठे हैं 1140। कोई डाउट है तो भी मत रखना, कोई डाउट है नहीं, कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं है, एकदम इजी जा रहा है। 20 में से 3 डिफेक्टिव आइटम निकालनी है, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, एकदम लाइफ हमारा सेट है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, मैं इसको डिलीट मार दूंगा। क्या है, एनी डाउट्स? अब क्या करेंगे, 2 आइटम्स डिफेक्टिव निकालनी है। ये तो हमने, हमारा क्राइटेरिया हो गया। जब भी हम सिलेक्ट करेंगे 3 चीजों को सिलेक्ट करेंगे। ये क्वेश्चन क्यों टफ है, क्योंकि लास्ट ईयर ये जीआर राजपूत को थोड़ा टफ पड़ रहा था, ठीक है ना, समझ रहे हो। ये क्वेश्चन क्यों टफ है, देखो रीजन देखो, क्योंकि जिया ने क्या किया था, हमेशा 2 के ऊपर अटक गई। ऐसा नहीं था, यहां पे 3 चीजें चाहिए आपको। क्या चाहिए, 3 चीजें चाहिए। देखो याद रखना, एकदम से याद रखना, अगर पहले वाला वो तो हो गया, टोटल n हो गया। अब हम m की बात करते हैं, तो m ढूंढने के लिए 2 आइटम्स आर डिफेक्टिव, टोटल 3 निकालनी है, याद रखना। 2 आइटम्स डिफेक्टिव, और डिफेक्टिव आइटम कितनी थी, 2 में से बेटा 2 चाहिए आपको डिफेक्टिव, और एक क्या निकालोगे, नॉन डिफेक्टिव। मल्टीप्लाई बाय टोटल कितनी है, 18 में से भी एक चाहिए आपको। क्या चाहिए, 18 में से भी एक चाहिए, क्योंकि जिया सिर्फ 2C2 कर रही थी, उसको ये नहीं पता था कि बेटा 3 आइटम निकाल रहे, 3। तो अगर दोनों डिफेक्टिव निकाल रहे हो तो दूसरी एक अच्छी भी तो निकलेगी कि नहीं निकलेगी, समझ रहे हो। तो ये आपका आंसर जा रहा है, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, देखो एन, हर बार वो करने का मुझे कंटाला आता है, बट फिर भी करा देता हूं। NCR समझ रहे हो। अब 2C2 मतलब क्या, टिंग टिंग 2 फैक्टोरियल, फिर R का वापस 2 फैक्टोरियल, 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, अभी तो करा है बेटा 2 फैक्टोरियल, ये सब उड़ गया बेटा, टिडिंग टिडिंग, ये इसका वैल्यू 1 होता है। तो बेसिकली 1 आएगा आंसर। क्या आएगा, 1 आएगा। वो 2 क्यों लिखा था वो मुझे भी नहीं पता चला, तो ये जो 2C2 है उसका आंसर 1 आएगा। अभी हम करते हैं 18C1, यानी ये ऊपर चला जाएगा, 18 फैक्टोरियल बराबर है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, समझ रहे हो, कोई डाउट है। मल्टीप्लाई बाय 18 माइनस 1 यानी 17 फैक्टोरियल। सर बहुत डायरेक्ट करने आ रहे हो, बहुत तेज हो रहे हैं सर, ऐसे ही है, हमेशा से तेज है। आपका आंसर है कुल मिला के 18। क्या आया, 18। एंड वाओ, 18 1 जा 18, कल ही सिखाया था। 18 1 जा 18 कल नहीं सिखाया था, 10 साल पहले आपकी मैम ने सिखाया था आपको टेबल्स 3rd स्टैंडर्ड में। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, आंसर यहां पे 2 डिफेक्टिव आइटम आपको निकल के आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 18 डिवाइडेड बाय 1140। एनी डाउट्स, नो डाउट्स, कैसा डाउट्स, नो डाउट्स। ये हमारा हो गया एक वाला, समझ रहे हो, इसको हमने हटा डाला। अब क्या बोल रहे हैं ये लोग, 2 आइटम्स आर नॉन डिफेक्टिव, मतलब के 18 में से 2 निकल जाए। क्या निकल जाए, 18, 18C2 मल्टीप्लाई बाय 2C1, 2C1 जो डिफेक्टिव आइटम है वो भी तो एक निकलेगी ना। अगर 2 आइटम नॉन, क्योंकि आप जिया वाली गलती मत करना, आप जब भी निकालोगे आप 3 आइटम्स निकालोगे। क्या निकालोगे, 3 आइटम्स। अब 2 आइटम अच्छी निकले
तो जिया वाली गलती नहीं करनी है आपको। यहां पे सी में 2 है तो एक ऐड करना आपका बाकी है, और बाकी की आइटम तो क्या थी, डिफेक्टिव थी। 18C2 और 2C1। अब ये 18C2 का सियापा क्या है, 18C2 इज इक्वल टू 18 फैक्टोरियल, है ना। उसके बाद में यहां पे 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 18 माइनस 2 यानी 16 फैक्टोरियल। देखो आगे बढ़त रही हम, 18 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 16 फैक्टोरियल, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 फैक्टोरियल, गई 9, 17 9 वापस आप बोलोगे सर आप रट के बेटा, बिल्कुल भी नहीं, 153 आएगा। आ रहा है बेटा 153, है ना। क्योंकि देखो ये मैं ऐसे उल्टे से करता हूं, 17 9 हमें अगर करना है ना, 17 9 तो 17 10 170 हो गया। अभी उसमें से 17 माइनस कर दो बेटा, तो आपका हो गया 153। कितना हो गया, 153। अब 2C2 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, जस्ट चिल जस्ट 2C1 चाहिए सर, 2 फैक्टोरियल, समझ रहे हो, बड़े तेज हो रहे हो। 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय वापस 1 फैक्टोरियल, है ना। तो आपको नहीं लगता इसका आंसर 2 आएगा, आपको ऐसा नहीं लगता इसका आंसर 2 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 यानी टोटल मिला के अगर इसका मल्टीप्लीकेशन करना जाए ना, वो कोने में लड़का बैठा है ना, उसकी भाषा में हम रट के बैठे हैं। क्या करके बैठे, रट के बैठे हैं, ठीक है। अब देखो इसको मैं फाइनल कौन सी जगह में करूं, इधर पे कर देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू m अपॉन n। m आया आपका 306 डिवाइडेड बाई, ये तो वही था बेटा, वापस गिनने मत बैठ जाना। अगर याद है आपको ये 6 के टेबल में आ रहा था, 6 के टेबल में आ रहा था ना, है ना, गिनना है। चलो हम कैलकुलेटर, आपको कैलकुलेटर यूज करना अलाउड है एग्जाम में, अलाउड है 12th स्टैंडर्ड में, बुद्धि जैसा कुछ है ही नहीं, है ना। डिवाइडेड बाय 6 190। जो क्रिकेट देखते हैं ना उनको ये भी पता है 306 है ना, वो भी आता है 6 के टेबल में। 50 ओवर की मैच देखते हैं, 300 बॉल होते हैं, नहीं कोई डाउट है बेटा। तो आपका ये फाइनल आंसर है 51 डिवाइडेड बाय 190। अब ये है ना कोप्राइम है, नहीं होगा कुछ भी सेटिंग, देख लो, कोई डाउट है तो भी मत रखना। ये हमारा हो गया आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी 2 आइटम्स आर नॉन डिफेक्टिव। हमने किया, ढंग से किया, हमारा वो आंसर आया उसका 51 डिवाइडेड बाय 190। कभी कभी क्या मेरे को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, अब यार सब्जेक्ट ही इतने पढ़ाता हूं। मैं आपको बता दूं, ये मेरा लोग ऑनलाइन मतलब एक सब्जेक्ट ढंग से नहीं पढ़ाते और उसमें भी इतना मैक्सिम अपने आप को मैक्सिम प्रूव करना जानते हैं। मैक्सिम क्या प्रूव करते कि दे आर मैक्सिम मतलब उस सब्जेक्ट के मतलब माहिर, हद से ज्यादा माहिर। भाई अभी तक मेरा ये 9th सब्जेक्ट है, 9वें सब्जेक्ट का वीडियो आ रहा है और हर एक सब्जेक्ट को मतलब सिग्मा सर मोए कोई डाउट है नहीं है, फिर हमारा है तो भी मत रखना। ऑल 3 आइटम्स आर नॉन डिफेक्टिव, वाओ, अमोंग तीनों सिलेक्ट किया, है ना, मतलब के 18C3 सब निकल जाए। वो 2 में से कितना निकलेगा बेटा, कुछ भी नहीं, 0। तो 18C3 का बोलना चाहते हैं हमारे लिए। अगर तीनों आइटम नॉन डिफेक्टिव निकल जाए उसका मतलब आपके पास नॉन डिफेक्टिव आइटम 18 है। 18 में से 3 निकाल दिए तो बाकी के डिफेक्टिव में से आपको क्या, कुछ भी नहीं चाहिए आपको। 18C3 यानी बेटा 18 फैक्टोरियल, यहां पे वापस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 18 माइनस 3 यानी 15 फैक्टोरियल। मैं सही जा रहा हूं, हद से ज्यादा। 18 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 15 फैक्टोरियल, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 15 फैक्टोरियल। ये गया, ये क्या आ जाएगा 6 3। अब 16 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, कैलकुलेटर कटे, 3 मल्टीप्लाई बाय 18 यानी 54
मल्टीप्लाई बाय 16, 864 क्या हुआ? 70। सॉरी अरे इट्स ओके रे, अरे वापस गलती कर रहा हूँ गाइस। 3 हाँ वो कभी कभी होता है बेटा, ऐसे सुबह से आपको पता है ना। अभी सही है 816। अब इसका 2C0 का कितना आएगा बताओ? 1, बढ़िया है 1, तो बराबर है। आपका आंसर क्या आ रहा है? अब इसको उड़ाओ, पहली फुर्सत में हटाओ। ऐसे गलती से वो कैलकुलेटर में इतना क्या हो गया उधर से, मतलब कैसे चिल्लाने लगे ऐसा। मेरी गलती की राह देखते रहते हो, सब में गलती नहीं हुआ बेटा। probability of event C is equal to m upon n is equal to 816 divided by 1140। अब देखो आपके कैलकुलेटर से इसको 2 2 2 2 से डिवाइड करते जाओ, आपका काम होता जाएगा, आप कर सकते हो। यस यू कैन डू इट। 408 हो गया, ठीक है ना, 570 हो गया, 3 से हो रहा है क्या? अभी करो, अभी 2 से होगा, 204, ये सही है ना? 204 और 250, 280, 285। अब आगे 3 से होगा क्या? 3 से डिवाइड करके बताओ, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 36। अच्छा सॉरी 68 एंड इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 95। अब नहीं होगा मेरे हिसाब से। 68 डिवाइडेड बाई 95 इज योर फाइनल आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया। बोलो सिग्मा 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 बोलो, ठीक है। इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ। देखो हमने आपको 17 नंबर दिए, जैसे जैसे है ना माहौल आगे बढ़ेगा ना, यहाँ पे हम आज के लिए थोड़ा, अभी के लिए थोड़ा ब्रेक लेंगे, बट जैसे जैसे आगे माहौल बढ़ेगा प्रोबेबिलिटी अपनी गर्मी को दिखाते जाएगा और सिग्मा इंस्टेड ऑफ एक्सीलेंस भी अपनी गर्मी को दिखाते जाएगा। डोंट वरी, स्टे विथ अस।